Okay. So, hi, hello, welcome every one of you. Okay. So, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई एम श्योर आप सबकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोग पूरी तरह से एग्जाम्स के लिए जोश के साथ प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते हैं, सर एग्जाम कल हो तो क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो एक क्विक रिविजन और क्या क्या चीजें एग्जाम से पहले पढ़ के जानी है, वो सारी चीजें एक बार आज देख लेते हैं एक क्विक सेंस में। सो प्रिपरेशन के हिसाब से तो हमने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली, केसेस देख लिए, बहुत कुछ देख लिया। लेट्स डू इट द अदर वे अराउंड कि अब अगर कल एग्जाम्स है तो क्या क्या टॉपिक्स मुझे देख के जाने चाहिए, प्लस मुझे क्या क्या चीजें और पता होनी चाहिए। ओके, so let's do it this way. Starting with none other than CRVI का insolvency liquidation वाला part. Okay, and similar topics आपको IBC elective में भी लगता है. So let's complete that and start with this. Lesson number 14. Lesson number 14 एक overall roundup की तरह रहता है चैप्टर। ओके, और ये चैप्टर ने आपको एक ओवरऑल फ्रेमवर्क दिया है कि स्कीम क्यों बनी, कोड कब आया, कैसे आया, पीछे क्या थे, और यस नन अदर देन डेफिनेशन क्लॉजेस। सो इस चैप्टर में काफी हद तक वही सब मिलेगा। ओके, अब एग्जाम्स के हिसाब से क्या क्या देख के जाने का। सो लेट मी टेल यू वन टू। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रोविजन है ना, ये इस बार एग्जाम के हिसाब से जरूर देख के जाना। यूएसए के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या चल रहा है यूएसए का। ओके, चैप्टर 7 क्या है, चैप्टर 9 क्या है, ये जरूर देख के जाना। ओके, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर एग्जाम। क्लियर? प्लस इसके साथ ये जरूर देख के जाना इस बार कि व्हाट आर द नीड फॉर लॉ। देखो आईबीसी इलेक्टिव सॉरी आईबीसी बनाने के पीछे काफी सारी चीजें थी। ओके, इसके पीछे ये था कि एक हमको एक कंबाइंड कोड चाहिए, और कंबाइंड कोड कैसे बनेगा, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, ये सब हमने देखा था। क्योंकि लॉ काफी हद तक डिवाइडेड था, उसको यूनाइटेड करके एक लॉ बनाना जरूरी था। हमने क्या किया, हमने यूएसए और यूके के लॉ को स्टडी किया और समझा कि उन्होंने कैसे लॉ बनाए। यूएसए ने अपने लॉ को कई पार्ट्स में डिवाइड किया था, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12, 13 का ऐसे करते हुए हमने सारी रिलेवेंसी देखी है। क्रॉस बॉर्डर में फिर से देखोगे आप। सो इसके अंदर लिक्विडेशन क्लॉजेस म्युनिसिपैलिटी के अलग होते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन अलग होते हैं चैप्टर 12 के हिसाब से, इसमें बैंक्रप्सी प्रोसेस अलग होते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने स्टडी की थी। ओके, सो ये सारे के साथ साथ ये जो आईबीसी की नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ये क्यों लाया गया, ये भी पार्ट देख के जाना। ओके, प्लस इसके साथ साथ someone choose yeah सेक्शन 11 जरूर देख के जाना कि देखो कौन से पर्सन को आईबीसी नहीं लगता, हु कैन नॉट मेक द एप्लीकेशन फॉर सेक्शन 11। सो कॉर्पोरेट डेटा व्हिच इज अंडरगोइंग सीआईआरपी प्रोसेस, वो सेक्शन 11 के हिसाब से नहीं कर सकता। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी जो ले रहा है, ये जो कॉर्पोरेट डेटर है जिसका आईबीसी कंप्लीट हो चुका है, या कॉर्पोरेट डेटर या जिसका पीपीआरपी अभी हो चुका है, या कॉर्पोरेट डेटर जो है जिसके अंदर 12 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये जो सेक्शन 11 का प्रोविजन है ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देख के जाना इस बार के अटेम्प्ट के लिए। ओके, प्लस इसके साथ साथ अनदर थिंग दैट यू शुड सी इज दिस वन, ये था आईबीसी आने से कौन से कोड रिपील हो गए और कौन से कोड अमेंड हो गए। सो आईबीसी ने ऐसे क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस डाल दिए कि इसको खत्म किया, उसको रिपील किया, उसको अमेंड किया। तो यस, दीज आर इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड प्रोविंशियल टाउन्स, नो डाउट ये अपने आप में चले गए। और इंडियन पार्टनरशिप, एक्साइज एक्ट, इनकम टैक्स, कस्टम्स, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू द बैंक, प्लस इसके साथ फाइनेंस एक्ट और सिक्योरिटाइजेशन, ये सब चीजें अपने आप में आईवीसी ने अमेंड की है। तो इसमें काफी सारे चेंजेस लेके आए हैं, और कंपनी लॉ का भी अमेंडमेंट हुआ था, इन सब वाइंडिंग अप का पूरा चैप्टर। ओके, जरूर देखे जाना। ओके,
ठीक है, इसके साथ साथ आई वुड रिकमेंड, यस, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के सारे प्रोविजन से खिलाफ। एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता क्या है? ये एक तरह का पर्सन, ये एक ऐसा इंटरमीडियरी है जो पूरा शो ऑर्गेनाइज करता है। इसके एनरोलमेंट के प्रोविजंस क्या है इस, ओके, एक इंसॉल्वेंसी प्रोविजन सॉरी पर्सन जो रहता है वो आईबीबीआई के साथ रजिस्टर होता है, अपने आईपीए के साथ एनरोल करता है, प्लस उसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशंस क्या है, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट क्या किया जाता है, ये पार्ट जरूर देख के जाइएगा। दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस इवेंट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज देख के जाइएगा, एंड दैट विल बी, यस, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एक पूरी एक यूटिलिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो पूरा डेटा सॉर्टिंग करती है और डेटा कलेक्शन, ऑथेंटिकेशन, डिसेमिनेशन, काफी सारा काम बोला आईबीसी का अब इनके थ्रू होता है। ये पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ये पूरा डेटा रखता है, प्लस इसके साथ कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेप्टेबल है, कौन सी नहीं, बैंक वाले किस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसको नहीं, एक पूरे डिटेल सेट आउट यहाँ पे मिल जाता है। So IU becomes a very important topic again for discussion and examination angles के हिसाब से, ठीक है। चलो, अब इसके साथ साथ कुछ चीजें और जो आपको देख के जानी है, तो मेरे रिकमेंडेशंस में, यस, नहीं इधर गया, हाँ, ये देख के जाना इस बार फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है। क्वाइट ऑड दिख रहा है आई एम आस्किंग फॉर फाइनेंशियल सर्विस, लेकिन एक्सपेक्टेड कुछ है कि अगर फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आपसे पूछेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज अ फाइनेंशियल सर्विसेज, सो कई स्टूडेंट्स इसमें ऑड आउट फील करेंगे, लेकिन यस, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन चुका है। कैसे एक्सेप्ट होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या बिकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है, प्लस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें भी फाइनेंशियल सर्विस का पार्ट है, तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, देख के जाना। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वन कहाँ गया, यस, कॉर्पोरेट गारंटर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन के हिसाब से और कई बार भी आया हुआ है। कॉर्पोरेट गारंटर होता क्या है, काफी डिटेल में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, ओके, काफी डिटेल में समझा है। तो कॉर्पोरेट गारंटर कौन है, श्योरिटी के अंदर गारंटी लेते हो, कॉर्पोरेट डेटर गारंटर के खिलाफ एक्शन कब लिया जा सकता है, कब नहीं, गारंटी के टर्म्स क्या है, और उसके ऊपर जितने भी ये जो केसेस है ना, एक बार जरूर रीड करके जाइएगा, ओके। एक पर्सनल गारंटर के राइट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल बोरोवर के फेलियर के बाद एक पर्सनल गारंटर पे एक्शन कब लेते हैं, क्या दोनों पे सीआरपी साइमल्टेनियसली चल सकती है कि नहीं चल सकती है, कई सारे फैक्टर्स हम लोग ने कंसिडर किए थे, तो प्लीज देख के जाइए। ओके, फाइन, उसके साथ साथ डेफिनेशन क्लॉज में हम्म, ये चीजें देख के जाना, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पीरियड एंड इंटरिम फाइनेंस, ये तीन टॉपिक भी इस बार जरूर देख के जाना। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट क्या होता है, कल ये एक अमाउंट है जो फाइनेंस के थ्रू देते हैं, फीस आती है, कॉस्ट आती है, जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है, ओके। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड क्या होता है, 180 डेज का पीरियड है जो अपने आप में चलता है, प्लस इसके साथ साथ इस पीरियड के अंदर हम लोग कैसे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन लेके आने की कोशिश करते हैं, एंड ये कब बिगिन होता है, कब खत्म होता है, और एक प्रोसेस जो इंटरिम फाइनेंस का है कि इंटरिम फाइनेंस कब रेस करने का, क्या रेस करने का, तो इसके बारे में देखा भी था हम लोग ने, इंटरिम फाइनेंस को रेस करने के लिए, बिकॉज कभी कभी लिक्विडेशन कॉस्ट मीट करनी पड़ जाती, दैट इज रेजोल्यूशन कॉस्ट मीट करने के लिए जरूरी पड़ता है, ओके। अनदर फैक्टर जो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी हुआ है, ऑपरेशनल डेट, जी हाँ, इस बार ऑपरेशनल डेट का डेफिनेशन अच्छे से देख के जाइएगा। ऑपरेशनल डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशनल डेट का नेचर क्या है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। वैसे तो डेफिनेशन बहुत सिंपल था, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कॉस्ट हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, गवर्नमेंट के रिलेटेड डेट हो गए, या फिर लोकल अथॉरिटी के डेट, लेकिन इसमें भी कई बार
छोटी छोटी चीजें होती है जो हम लोग ने समझी थी, कभी कभी वो ऑपरेशनल डेट लगता है, कभी कभी नहीं भी लगता है। सो वो कैसे नेचर का होगा और क्या चीजें कवर करेंगे, जरूर देख के जाइएगा। ओके, इस बार एक और चीज देख के जाना, ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का कोई स्ट्रेंज लगेगा, सर ये क्या क्या बोलते जा रहे हैं। सो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कॉस्ट में इंटरिम फाइनेंस, क्योंकि ये छोटे छोटे अलग अलग डेफिनेशन है जो इस बार इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सो फीस कैसे कैलकुलेट होगी, प्लस एक्सपेंसेस कैसे पे आउट हो सकते हैं, टोटल कॉस्ट बिजनेस का। बिकॉज देखो प्री पैकेज में पॉइंट ये है कि बेस रेजोल्यूशन प्लान आया हुआ है और उसके बाद का ये कॉस्ट आ रहा है। तो ये कॉस्ट अपने आप में किस तरीके से आएगा, ओके उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है, प्लीज स्टडी दैट। ठीक है, प्लस फाइन, एंड इसके साथ साथ इस बार ये देखिए जाइए, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन होता है, रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स क्या होते हैं। ये तीन टॉपिक के डेफिनेशंस भी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा। आंसर में यूज कर सकते हो। तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो डेफिनेटली रेजोल्यूशन एप्लीकेशन देता है और रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है। तो रेजोल्यूशन प्लान जो कॉर्पोरेट डेटर को हम रिवाइवल करने के लिए देते हैं वो रेजोल्यूशन प्लान हो गया। और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है, ये वो प्रोफेशनल है जो प्रपोज करता है कि किस तरीके से सीआईआरपी का प्रोसेस को वो कंप्लीट करवा के देगा। ठीक है, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प अस। ओके, बाकी वैसे चांसेस इसमें कम है, लेकिन इस बार इन दोनों के डेफिनेशन को भी याद करके जाना, एक्सक्लूडेड एसेट्स एंड एक्सक्लूडेड डेट। ओके, जानता हूं इंडिविजुअल का टॉपिक सीआरबीआई में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सजेस्ट करूंगा ये पढ़ के जाना। एक्सक्लूडेड एसेट्स क्या होते हैं और एक्सक्लूडेड डेट्स क्या होते हैं, ये पार्ट भी हम लोग ने स्टडी किया है। अनइनकम्बर्ड टूल्स, व्हीकल्स, कौन से एसेट्स है जिसको हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं जो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी के बाहर हो जाते हैं। और एक्सक्लूडेड डेट ऐसे डेट है जिसको पे करना ही है, तो वो एक्सक्लूड हो जाते हैं और इंसॉल्वेंसी के अंदर पे ऑफ नहीं होते। तो इसके अंदर एक कंटेक्स्ट और भी चाहिए तो पढ़ लेना, क्वालिफाइंग डेट क्या होता है, क्वालिफाइंग डेट क्या होता है, दैट विल हेल्प यू। क्लियर, प्लस इस बार यस ये एक केस पढ़ के जरूर जाना, नो डाउट आपने इसको कई जनों ने तो रट्टा ही कर लिया होगा, स्विस रिबन्स का केस है। क्योंकि कभी कभी जैसे इंस्टीट्यूट एकदम ओवरऑल राउंड अबाउट क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको लगता है यार इसके अंदर मैं आंसर में लिखूं क्या। ऐसे केसेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं, या ऐसे केसेस जो आपको बताते हैं कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कशन क्या किया था, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और स्विस रिबन्स का केस बहुत फेमस केसेस में है, कई सारे एंगल्स को एनालाइज कर चुका है, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आंसर फ्रेम करने के लिए। ओके, फाइन। सो इसके साथ साथ ये पार्ट में हमारा चैप्टर नंबर 14 तो खत्म हो गया। ओके, अब आते हैं चैप्टर नंबर 15 के ऊपर। चैप्टर 15 में इस बार करने के लिए इस चीज को याद करके जाना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सीआईआरपी। ओके, सीआईआरपी को लाने के पीछे का रीजन क्या था, बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी के व्यूज क्या थे, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, सीआईआरपी का ये जो फ्रेमवर्क कैसे बना है, एफसीओसी का क्या था, स्ट्रैटेजी सीआईआरपी की क्या थी, रोल क्या रखा था, प्लस इसके साथ कैसे वो काम पीरियड होगा, कैसे सीआईआरपी का प्रोसेस होगा, कई सारी चीजें जो डिस्कस की गई थी इस बार आपको हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, प्लस यस, मैंने वैसे ऊपर बताना रह गया था, लेकिन चाहिए तो आप ये फाइनेंशियल क्रेडिटर का डेफिनेशन भी देख सकते हो। फाइनेंशियल क्रेडिटर का डेफिनेशन जरूर देख लेना। ओके, शायद से इस बार वो लोग पूछ सकते हैं इन गिवन सिचुएशन ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हुए कि नहीं, ये ऑपरेशनल डेट हुआ कि नहीं।
ओके, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर का डेफिनेशन कौन है, फाइनेंशियल डेट क्या है। ओके, ये वाला डेफिनेशन भी एक बार जरूर देख के जाइएगा। इस बार के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आने के चांसेस है, थोड़ा डिटेल है लेकिन अच्छे से देख के जाना, काफी सारी चीजें इसमें भी हमने कवर की है। ओके, देन ओके देन सेक्शन 7 एप्लीकेशन तो आप लोगों ने पढ़ लिया है काफी डिटेल में। एफसी एप्लीकेशन है, एफसी मूव कर सकता है। फिर हमने ये भी देखे थे कि अगर एफसी के क्लास होते हैं, जैसे डिबेंचर्स होल्डर्स हो गए, डिपॉजिट होल्डर्स या रेरा रिलेटेड होल्डर्स है, तो उन सब के क्लास, उन सब का एक शॉर्ट प्रीव्यू जैसा इधर दिया हुआ है, हु कैन फाइल एफसी एप्लीकेशन, ये वाला पार्ट जरूर देख के जाइएगा। सो एफसी हो सकते हैं, एफसी के क्लास हो सकते हैं, हु कैन फाइल एफसी एप्लीकेशंस कैसे हो सकते हैं, ये वाला पार्ट जरूर देख के जाइए। ओके, क्लियर। एंड थोड़ा, वैसे तो आप लोगों ने लर्न किया हुआ है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंज चीज इस बार मैं आपसे कहूंगा कि ये वाला फॉर्म एक बार देख के जाना, फॉर्म नंबर 1। ओके, फॉर्म नंबर 1 के अंदर क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या पर्टिकुलर्स और अटैचमेंट्स लगते हैं। जैसे आप एप्लीकेंट की बात करोगे, कॉर्पोरेट डेटर की बात करोगे, प्रपोज आईआरपी की बात करोगे, फाइनेंशियल डेट दोगे, उसके नीचे डॉक्यूमेंट्स दोगे, और इसके साथ साथ क्या क्या अटैचमेंट्स मुझे देने हैं। तो वो सारे पार्ट्स एक बार जरूर देखे जाना फॉर्म नंबर 1 के हिसाब से। ओके, क्लियर, फाइन। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, ये पार्ट देखे जाइएगा, सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस क्या होता है ओसी के अंदर। ऑपरेशनल डेट के बारे में तो आपको मालूम नहीं है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बारे में आपको डेफिनेटली मालूम है। जहां पर ओसी एप्लीकेशंस होता है, डिमांड नोटिस एक फोर फ्रंट बनता है। डिमांड नोटिस के बिना ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल डेट्स वगैरह साबित नहीं कर पाते। देखो, जब तक डिमांड नोटिस एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा तब तक हम ओसी एप्लीकेशंस में यानी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एप्लीकेशंस में आगे नहीं मूव कर सकते। सो ओसी एप्लीकेशंस बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, हेलो, एंड उसमें सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस क्या था। एक्सक्यूज मी सर। सर थोड़ा वॉइस बढ़ सकता ओके, है क्या आपका उसको वॉइस? देखना होगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट जो हेलो। यहाँ पे आपको स्टडी करके जाना चाहिए, वो, हेलो। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वैसे, एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट। यस, सो अगर डिस्प्यूट पेंडिंग है तो ओसी एप्लीकेशन एडमिट नहीं होता। इसके अपने अपने कई चीजें हैं जिसके अंदर ओसी एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया जाता है। इसलिए आपको ये जरूर पढ़ के जाना चाहिए इस अटेम्प्ट में कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट क्या है, क्या उसमें कोई को रिलेशन में कोई सिचुएशनल एनालिसिस केस स्टडी दी गई है। ओके, वो देख के जाना पड़ेगा। क्लियर। एंड एक चीज और इस ओसी के रिगार्ड में, मैं फॉर्म नहीं बोलूंगा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन। एक ओसी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कंपेयर टू एफसी एप्लीकेशन ये ज्यादा होता है। तो ये बात आपको जरूर देख के जाना है कि ओसी एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ओके, क्लियर। एंड वन मोर थिंग टू स्टडी दिस टाइम, केस स्टडी में ये वाला केस स्टडी देख के जाइएगा। ऑपरेशनल डेट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट अमाउंट। ऑपरेशनल डेट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट अमाउंट। वाओ। ओके, वैनबेरी वर्सेस फिनिशिया बायोटेक का केस था जिसको हमने कोर स्टडी में लिया था, तो प्लीज डू रेफर द केस, इट्स अ गुड केस। ओके, ठीक है। एंड नो डाउट, अमंगस्ट द केसेस में से एक हेलो। केस मैं आपको बोलूंगा जरूर देख के जाओ, हेलो। ये वाला, हेलो। इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। बहुत हेलो सर। अच्छा केस था, ऑपरेशनल हेलो सर। और फाइनेंशियल क्रेडिटर का एक्चुअल डिस्टिंग्विश था। इनफैक्ट मैंने आपको डिस्टिंग्विश ही लिखवाया, तो प्लीज वो डिस्टिंग्विश भी पढ़ के जाना कि ओसी और एफसी के बीच में क्या एरिया ऑफ डिस्टिंक्शन आ जाता है। ओके, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। ओके, फाइन। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट थिंग्स टू बी स्टडी, ये हो गया, ये वाला पार्ट। प्लस कॉर्पोरेट अपना एप्लीकेशन है, कॉर्पोरेट डेटर्स भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। क्लियर। अब उस केस में स्टडी के हिसाब से ये वाला केस जरूर देख के जाना, यूनिग्रीन ग्लोबल वर्सेस पंजाब नेशनल।
what should NCLT admit, or rather when should NCLT admit the application? Okay, NCLT एप्लीकेशन को कब एडमिट करेगा, ये पार्ट जरूर देख के जाने, ठीक है। संजय, चेक दी वॉइसेस सबके लिए आवाज बराबर आ रही है कि वॉइस इज स्टिल लो? मे बी नेटवर्क It's इशू low. है उसके वजह से आपको, because here the voice quality is quite good enough. It's clear. संजय, आई थिंक आपके उधर नेटवर्क का इशू है जिसके वजह से शायद से वॉइस क्वालिटी आपको लो लग रही होगी। Thanks, Sharon. Thank you. Then, okay, coming back to another thing, that is another factor यहाँ पे fraudulent and malicious initiation. Yes, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, बट यस, अगर कोई केसेस फ्रॉडुलेंट या मलिशियसली फाइल किया जाता है तो उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और ऐसे केसेस पे पेनल्टी डाली जाती है सेक्शन 65 के हिसाब से, तो डेफिनेटली देख के जाना। ओके, इसके बारे में भी हमने अच्छे से स्टडी किया हुआ है, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था सेक्शन 11 देख के जाने के लिए, सो आई एम कमिंग बैक टू सेक्शन 11। यहाँ पे सेक्शन 11 बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ओके, तो अच्छे से इस बार देख के जाना सेक्शन 11 एप्लीकेशन क्या है और कौन केस फाइल नहीं कर सकता, किस नेचर में नहीं हो सकता। क्लियर? एंड इस बार एक और चीज, सेक्शन 12A मिस मत करना, इंपॉर्टेंट है। हम विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन कब करते हैं, विड्रॉवल करने के तरीके थे, हमने 3 फैक्टर्स देखे थे। ये देखिए, विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन का टॉपिक आ गया। 3 फैक्टर्स देखे थे, एप्लीकेशन एडमिट होने के पहले, या फिर आप एप्लीकेशन एडमिट होने के बाद, या फिर सीओसी से पहले, या फिर सीओसी बनने के बाद। ओके, तो उसके साथ रेगुलेशन 30 का भी पार्ट आता है कि विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन कब कहाँ कैसे होता है। तो प्लीज ये सारे टॉपिक्स देख के जाना। हमने स्टडी भी किया था कि एप्लीकेशन एक बार अगर एडमिट हो जाता है, या एप्लीकेशन सीओसी बनी नहीं है लेकिन एडमिट होता है, तो हम ये फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका एप्लीकेशन एडमिट होता है, सीओसी बन गई, तो 90% कंसेंट चाहिए, तो ये रेगुलेशन 30A का पॉइंट फॉलो अप करना है, ठीक है। सो डिटेल स्टडी में समझा था कि किस तरीके से एप्लीकेशन है, कौन आईआरपी मूव करेगा, बैंक गारंटी दी जाएगी, टाइम पीरियड होगा, और एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तक कैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। प्लस इसके साथ पूरा सीआरपी प्रोसेस खत्म करने का एक टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको रीड जरूर करके जाना। 180 डेज, 90 डेज, इसके अंदर कमेंसमेंट कब से होता है, एक्सटेंशन के जुरिस्डिक्शन क्या है, एंड यस, रेगुलेशन 40 भी आएगा, एक्सटेंशन के बारे में क्या क्या चीजें नोट करनी है, ठीक है। एंड यस, ये वाला पार्ट, मॉरेटोरियम कब डिक्लेयर होता है एंड पब्लिक अनाउंसमेंट कब की जाती है। तो जैसे एप्लीकेशन एडमिट होता है 40 डेज के अंदर एप्लीकेशन या रिजेक्शन पे डिसीजन, और जैसे एप्लीकेशन एडमिट हुआ मॉरेटोरियम का डिक्लेरेशन आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है सेक्शन 13 को, ओके, कि सेक्शन 13 का इम्पैक्ट क्या होता है, जो मॉरेटोरियम की बिगिनिंग का पार्ट बन जाता है, ओके। प्लस इसके साथ साथ ये कुछ मॉरेटोरियम के केसेस हैं, ये जरूर देख के जाना। एल्केमिस्ट का केस, ओके, प्रोसीडिंग्स अंडर द अजय कुमार बिश्नोई केस, स्टैफ इंजीनियरिंग केस, प्लस मॉरेटोरियम डज नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये केसेस जरूर देख के जाना मॉरेटोरियम के कोरिलेशन में, ओके। प्लस ये वाले केसेस भी देख लेना, 14(1)D के एम्बेसी प्रॉपर्टी कर्नाटक का केस, ओके। सो ये केसेस डिटेल में डिस्कस किए गए इस बार के अटेम्प्ट के हिसाब से।
जरूर देख के जाना, ठीक है। बाकी मॉरेटोरियम की को रिलेशन के अंदर हाँ ये देख के जाना, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन। ओके, क्योंकि जनरली देखा गया कि हम लोग वो छोटे छोटे टॉपिक्स वो छोड़ देते हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं आ नहीं सकते, और वही आ जाते हैं। सो मॉरेटोरियम के अंदर अगर कॉर्पोरेट डेटर कॉन्ट्रवेंशन करता है और या जानबूझ के विलफुली डिसोबे करता है, तो उसके अंदर कितनी पनिशमेंट मिल सकती है वो भी एक बार देख के जाइएगा। दैट इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम्स। ओके, देन ये वाला part, हाँ ये रूल 10 का पार्ट भी देख के चले जाना कि मॉरेटोरियम के बाद रूल 10 के पार्ट में हमने देखा था टिल सच टाइम द प्रोसीजर इज कंप्लाइड, और आईबीबीआई 2016 के हिसाब से फाइलिंग रूल्स के रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीजें एडिशनली डाली गई थी। सो जस्ट रीड दैट, वी हैव डन दैट टू। ओके, एंड इसके साथ साथ यस ये केस देख के जाना, साबरमती गैस वर्सेस शाह अलॉयज, ठीक है। केस स्टडी आप लोगों ने काफी पढ़ ली होगी, स्टिल एक बार ये रीड जरूर करके जाना। बीआईएफआर सिक यूनिट होने के बाद भी इस प्रोसेस में ये डिसीजन आ गया था कि अगर एक सिक यूनिट है, बीआईएफआर है, तो बीआईएफआर प्रोसेस होने के बाद सीआईआरपी करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, और वो कंपनी सीधा लिक्विडेशन की तरफ लेके जा सकता है। सो ये एक अच्छा यूनिक केस था और पुराने जमाने का केस है, काफी बच्चे इसको इग्नोर ही करते हैं, तो फिर भी आई वुड रिकमेंड स्टिल देख के जाइएगा। ओके, सो ये थे कुछ पार्ट्स जो आपको चैप्टर नंबर 16 से सॉरी 15 से डेफिनेटली देखने हैं। नाउ लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 16। यस, ओवरव्यू इस चैप्टर का था। बोलो तो आईपी कैसे आईआरपी बनता है, आरपी बनता है, दैट इज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पूरे कॉर्पोरेट का मैनेजमेंट, सीओसी का कॉन्स्टिट्यूशन करने का काम, काफी सारी चीजें यहाँ पे करता है, ठीक है। सो ये काफी सारी चीजें क्या क्या करता है और कैसे कैसे करता है वो पार्ट अपने को समझना चाहिए, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना, एक आईपी को कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, किन किन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के अंदर एक आईपी कवर हो जाता है, क्या क्या चीजें आईपी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है जो उसको रेगुलेट करने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को याद रखना, प्लस इसके साथ ये जो डेफिनेशंस दिए ना एक्स्ट्रा, ये एक बार पढ़ के जाना। आईपी कौन है, नो डाउट आप लोगों ने ऊपर पढ़े हैं, लेकिन आईपी कौन है, आईपी ये वाला पार्ट भी याद से देख के जाना। आईपी इज अ पर्सन, आईपी को एग्जाम पास करना होगा, आईपी को रेगुलेशंस लग जाएंगे, किस तरीके से, तो एक आईपी की पूरी ओवरव्यू के बारे में। एक आईपी बनना, एक आईपी बनना भी एक एक्सपीरियंस का काम है, प्लस एग्जाम्स पास करने, काफी सारे यू कैन से प्रोसेस को समझना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, आईपीए का मेंबर होना है, तो काफी सारी चीजें बन जाती है, ठीक है। देन अनदर फैक्टर जो इस एग्जाम में इस चैप्टर से देख के जाना है वो ये है, आईआरपी का अपॉइंटमेंट और उसका टेन्योर कितना होता है, आईआरपी कब आता है, आईआरपी का अपॉइंटमेंट कितने टाइम के लिए होता है, आईआरपी ओसीज और एफसीज के एप्लीकेशंस को कैसे एक्सेप्ट करता है, आईआरपी का टेन्योर कितना होगा, और रूल 9 के हिसाब से आईआरपी ओके कैसे कंसेंट ऑब्टेन करके पूरा काम कंप्लीट करता है, तो दैट वी हैव टू स्टडी। ओके, प्लस कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स कोऑपरेशन नहीं दे रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टर से हमने रिक्वेस्ट की और फिर नहीं मिल रहे हैं, तो स्टडी के हिसाब से एक सेक्शन 19 होता है, पर्सनल हैज टू एक्सटेंड कोऑपरेशन टू आईआरपी। तो ये भी जरूर पढ़ के जाना कि हम डायरेक्टर्स केएमपी से कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें देना होगा, नहीं तो आप एनसीएलटी को एप्लीकेशन मूव कर सकते हो फॉर दिस पर्पस। ओके, एनसीएलटी को एप्लीकेशन मूव कर सकते हो फॉर दिस पर्पस, क्लियर। देन हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स क्या है,
एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कब अपॉइंट होता है, उसके नेचर क्या चलते हैं, ओके, वो देख के जाने का है। क्लियर? जस्ट अ मिनट। या बैक गाइस। सो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेक्शन 22 देख के जाना। एक आईआरपी आरपी कब बनता है, ओके, ये कैसे बनता है, ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रिजॉल्व कैसे करता है चीजों को। हम एक आरपी को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के साथ कैसे डील करते हैं। आईआरपी आरपी बनने के बाद आरपी रिप्लेस भी हो सकता है। ये सो एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आपको देखने चाहिए। ओके, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कैसे बनता है। देन कमिंग टू नेक्स्ट वन। ओके, ये वाला पार्ट जो है रीड करके जाइएगा। हाँ, ये जो रेगुलेशन 4 है, एक्सेस टू बुक्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ नेम प्रोसेस, और ये वाला पार्ट, ये कुछ अभी रीसेंट चेंजेस के अंदर ही उसमें आया हुआ है, तो प्लीज इसको रीड करके जाना कि द आईआरपी आरपी हैज अ राइट टू एक्सेस टू बुक्स। पढ़े तो वही है हम लोग ने। एंड पर्सनल्स आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, प्लस अगर कोई कॉर्पोरेट डेटा का नाम चेंज हुआ था पिछले सालों में वो भी डिस्क्लोज करना है, ईमेल एड्रेस के बारे में, एंड एक सेपरेट बैंक अकाउंट रखना चाहिए फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। ओके, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक बार जरूर देख के जाना। ओके, एंड एंड कमिंग बैक टू, वापस से एक और वही प्रोविजन मैं आपको समझा रहा हूं, फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ आईपी। ये मैंने आपको ऊपर चैप्टर 14 में भी मार्क करवाया था, लेकिन यहाँ पे फिर से मार्क करवा रहा हूँ। एक बार जरूर देख के जाइएगा इस टाइम के हिसाब से कि आईपी के फंक्शंस ऑब्लिगेशंस क्या है। उसके बाद उसके कोड ओपन हो जाते हैं, कई सारे कोड्स डिस्कशंस में आ जाते हैं। फाइन। अब उस केसेस के हिसाब से ये तो फर्स्ट शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में ये जो कुछ केसेस है डिसिप्लिनरी एक्शन वाले, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये केसेस जरूर देख के जाना। हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है दैट आरपी इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। रेजोल्यूशन कॉस्ट जो है दैट हैज टू बी पेड इन द लिक्विडेशन प्रोसेस। आरपी हैज टू रिटर्न द लैंड टू द ओनर एंड ओसी हैज टू बी सेटल्ड। ये कुछ केसेस देख के जाना, बिकॉज एग्जाम के हिसाब से दे कैन बी गिविंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो। ओके, देन एक इंटरेस्टिंग एंगल थोड़ा कोड में आता है, इस बार रेफर जरूर करके जाना। वो ये था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओके, एग्जैक्टली द काइंड ऑफ रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। तो एक आरपी रिलेटेड कब हो सकता है। सो अगर एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल दूसरे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं मेरी खुद की फर्म के आईपी को एंगेज नहीं कर सकता, तो अगर हम लोग 5% से ज्यादा ग्रॉस रेवेन्यू किसी कॉर्पोरेट डेटर से कमाते हैं तो हम नहीं आ सकते। प्लस इसके साथ में अगर हम शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स केएमपी रिलेशनशिप रखते हैं, हम रिलेटेड पार्टी है, हम नहीं आ सकते। मेरे रिलेटिव, रिलेटिव का डेफिनेशन भी क्लियर था, मेरा स्पाउस, मेरे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ऑफ द स्पाउस, सिबलिंग्स वगैरह, ये लोग भी कोई रिलेशनशिप रखते हैं तो हम प्रोफेशनल्स या अदर प्रोफेशनल नहीं अपॉइंट कर सकते। या अगर मैं किसी एलएलपी एंटिटी का पार्ट हूं और मेरी एलएलपी में कोई पार्ट इससे कोरिलेट कर रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप का पूरा पार्ट है ना, प्लीज इसे देख के जाइएगा। ओके, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर दिस अटेम्प्ट और इन आईबीसी इलेक्टिव आल्सो। क्लियर? एंड प्लस ये पार्ट भी देख के जाना, डिसिप्लिनरी कमिटी ने क्या गड़बड़ फाइल की थी।
ओके, अगर कोई आईपी डिस्क्लोजर्स नहीं कर रहा है, चीजें बराबर से नहीं बता रहा है, ओके, तो डिसिप्लिनरी कमेटी को जो गड़बड़ मिली थी उसके हिसाब से इट इज इम्पोर्टेंट। ये था, हाँ ये था। ये केसेस जरूर देखे जाना कॉन्फिडेंशियलिटी के। आरपी इज नॉट टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ बिट्स टू अदर्स, एंड प्लस आरपी हैज टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, आरपी को डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी चाहिए। ओके, इस बारे में जरूर देख के जाना। ये केसेस भी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ ये केसेस जरूर देखे जाएगा। हम्म, there is V Nagarajan. RP has to explain the delay while filing Form H. अगर कोई डिले होता है, ये सब क्या है, छोटे छोटे डिसिप्लिनरी एक्शंस के केसेस है। एक अच्छा खासा इंस्टेंस बन सकता है, आपको 3 या 4 या 5 इंस्टेंसेस देके आपसे पूछे कि ये एक्शन आरपी के सही थे या इन पे डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। ओके, उसी तरह आरपी हैज टू टेक द कंट्रोल फॉर द मैटर्स अंडर सेक्शन 28 फ्रॉम सीओसी ओनली। आरपी अपने डिसीजंस कब ले सकता है और कब सीओसी को फॉलो करेगा वो क्लियर किया है। मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आरपी कंट्रोल सीआईआरपी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सीओसीज। ओके, सो ये भी पार्ट आप अच्छे से देख के जाइएगा। एंड प्लस आर्सलर मित्तल का केस, आर्सलर मित्तल के केस, सतीश कुमार गुप्ता के केस में हमने डिटेल में पढ़ा था कि आरपी शेल नॉट डिसाइड अपॉन द रेजोल्यूशन प्लान एंड ही हैज टू पुट इट टू द सीओसी ओनली। इतना ही नहीं, आरपी हैज टू गिव हिज और हर ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट टू द सीओसी, जिसके बेसिस पे प्लान डिसाइड होता है। ओके फाइन, ये एक चैप्टर था जिसमें काफी छोटी छोटी चीजें हम लोग ने देखी थी, इंपॉर्टेंट भी है, और आईआरपी आईआरपी का चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज। ये चैप्टर ने बहुत ही डाइसी रोल प्ले किए हुए हैं। ओके, डेट रीस्ट्रक्चरिंग, इक्विटी, अब तो आपने पूरा सीआरवीआई पढ़ लिया है, तो ऊपर से लेके नीचे तक आपको एक आइडिया हो गया व्हाट इज एक्विजिशन एंड लिक्विडेशन, व्हाट इज डेट, व्हाट इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। ओके, एंड इसके अंदर ओके, ये चैप्टर ने डाइसी रोल प्ले किया हुआ है। डाइसी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ये चैप्टर एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, जैसे वैनिश ही हो गया हो, और कभी कभी ये चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं। सो रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज कुछ और नहीं है जो एक प्रोसेस में, यानी रेजोल्यूशन प्लान या फिर लिक्विडेशन में अडॉप्ट किए जा सकते हैं, वो स्ट्रैटेजीज के बारे में बातचीत है। ठीक है, तो इसमें क्या आपको स्टडी करना चाहिए? वेल, इसमें स्टडी करना चाहिए, अगर आपको स्टडी करना है तो दैट विल बी वन, यस, ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग होता क्या है। ओके, और ये रेगुलेशन 37 का एक समरी जैसा दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, रेगुलेशन 37 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक पूरी समराइज रिक्वायरमेंट्स है, प्लीज इसको स्टडी करके जाना। एसेट्स मतलब एक एक रेजोल्यूशन प्लान में मुझे देखना क्या है, when will you say there is a maximization in value of the assets, ये वाला पार्ट। okay, so when will you say there is a maximization in value, तो proper assets transfer हो रहा है कि नहीं, सेल्स हो रही है कि नहीं, और के रिकरिंग चीजें आ रही है कि नहीं, ये सारे पार्ट्स को एक बार प्लीज देख के जाना। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाला जरूर देख के जाने का, इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग में ये केस Edelweiss versus ARC, that merger amalgamations can be the part of resolution plan, definitely yes, they can be the part of resolution plan, हो सकते हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। ओके, इसमें हमने टाटा भूषण स्टील के केस के बारे में पढ़ा भी था। ओके, वो आगे चल के चाहिए तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ये रहा केस लॉ ऑफ भूषण स्टील वर्सेस टाटा। ओके, ये केस देख के जाने का कि प्रमोटर्स ने क्या चैलेंज किया था, एनसीएलटी का क्या डिसीजन हुआ था, किस नेचर में डिसीजन हुआ था वो। लेकिन मैं जो आपको जिस कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है
कि इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग होता है जिसमें ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और इंटरनल, ये सब के ऊपर एक छोटा छोटा शॉर्ट नोट के तौर पे अगर आए तो आपको समझ में आना चाहिए लिखना क्या है। इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग मतलब आप इंटरनल कर रहे हो, जिसके अंदर ऑपरेशनल मतलब आप जब एक कंपनी का टेक ओवर करोगे तो आप उसके ऑपरेशनल को कैसे चेंज करोगे, उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे लेके आओगे, आप उसके अंदर क्या चीजें एलिमिनेट करोगे और किस चीज का लेवरेजिंग करने वाले हो, कैसे आप कंपनी को एक ऑपरेशनली इफेक्टिव कंपनी बनाने की बात करें। और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर हम कंपनी में ऐसा क्या क्या करने वाले जो फाइनेंशियल चेंजेस लेके आएंगे, हम क्या एडिशनल फाइनेंस डालने वाले हैं, मार्केट को कैसे मैनेज करेंगे हम, फाइनेंशियल में बिजनेस के आउटलुक को कैसे चेंज करेंगे, कौन से पुअर एरिया है जिसको अपनी एंड डाउन में चेंज करने वाले, वो सब चीजें अपने को देखनी चाहिए। ओके, सो वो पार्ट अपने को देखना है, तो याद रखना। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये केस लॉ, ये केस लॉ एग्जाम में एक आध बार तो डायरेक्टली पूछा गया है कि टाटा ने भूषण स्टील का एक्विजिशन किया था बमनीपाल के थ्रू, तो इसके जो फैक्ट्स या केस थे वो एक बार डिटेल में डिस्कशन कीजिए, तो दैट वे यू कैन सी इट। ओके, अब अनदर एरिया जो आपको एग्जाम के हिसाब से पता होना चाहिए वो ये रेगुलेशन 32A। कब एक कब एक लिक्विडेटिंग कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न में बेच सकता हूं। ओके, हमने ये भी स्टडी किया था कि देखिए यहाँ पे कंपनी को बेचने के कई तरीके, स्टैंड अलोन, स्लम सेल, एसेट्स कलेक्टिवली। ओके, क्लॉज नंबर ENF गोइंग कंसर्न के बारे में बात करते हैं। उस ENF के सपोर्ट में रेगुलेशन 32A आया है, that when can you identify the assets of the company or the nature of a corporate debtor जिसको हम एक गोइंग कंसर्न के तौर पे बेच सकते हैं। ओके, और अगर बेचना ही है एज अ गोइंग कंसर्न तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो डेफिनेटली रेगुलेशन 32 एंड रेगुलेशन 32A ये दोनों ही चीजें साथ में जाएगी। ये दोनों ही चीजें साथ में जाएंगे। इसके साथ मैं रेकमेंड करूंगा ये जो छोटे छोटे केसेस है ना ये भी पढ़ के जाइएगा। देवया Pagati versus South Southern Online Biotech एंड विश्वस्त सर्विसेज एंड बैंक ऑफ बड़ौदा का केस, इन तीनों केसेस को हमने स्टडी किया है। एनसीएलटी अप्रूवल इज नीडेड व्हेन द कॉर्पोरेट डेटर इज परचेज एज अ गोइंग कंसर्न। ओके, हमने ये भी स्टडी किया है गोइंग कंसर्न मीन सेल ऑफ एन एसेट्स और लायबिलिटीज एंड बिडर इज लायबल ओनली फॉर द एसेट्स कनेक्टेड। तो ये सब केसेस को एक बार अच्छे से देख के जाना, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर अटेम्प्ट। क्लियर, फाइन। So with this chapter, I think this much will be sufficient. अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है, दैट इज चैप्टर नंबर 18। यस, सीओसी। सीओसी की मीटिंग्स क्या रहती है, सीओसी की देखो ओवरऑल इस चैप्टर में अच्छे से क्लब किया हुआ प्रोविजन देके सीओसी कौन बनते हैं, सीओसी की मीटिंग्स कैसे होती है, सीओसी के सामने रिप्रेजेंटेशंस कैसे होती है। ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी मीट कर सकते हो, इनका पूरा रेगुलेशन डिस्कस किया है कि सीओसी मीटिंग कैसे करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सीओसी का कमर्शियल विजडम क्या है। ओके, कैसे सीओसी डिसीजंस लेते हैं, तो ये पार्ट्स अपने को समझने। क्लियर। सो इस केस के अंदर माय रिकमेंडेशन इज दैट एक तो ये पार्ट स्टडी कर लेना, ये पार्ट बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमिटी ने सीओसी को क्यों बिठाया था, सीओसी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सीओसी कैसे इंपॉर्टेंट बन जाती है। ओके, एंड ये पार्ट जरूर स्टडी कर लेना कि कोड के हिसाब से सीओसी कैसे डिसाइड करता है सीआरपी का प्रोसेस क्या होना चाहिए। ओके, सीओसी की ड्यूटीज जो होती है अलग अलग टाइम पे चेंजेस होती जाती है। आईआरपी सीओसी को बनाता है लेकिन आरपी तक का प्रोसेस होता है, और सीओसी एक्सपेंसेस डिसाइड करना, प्रोजेक्ट वायबिलिटी स्टडी करना, प्लस उसके साथ रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करना, बहुत सारे काम सीओसी करता है। So COC becomes one of the important areas of discussions. Okay. So apart from that, ये वाला पार्ट पढ़ लेना,
क्लेम्स क्या होते हैं सेक्शन 21 के हिसाब से, और स्पेशली ये आईबीबीआई के रेगुलेशंस में। देखो सीओसी बनाने के लिए मुझे आईआरपी को क्लेम्स इनवाइट करने पड़ते हैं, लेकिन ये जो क्लेम्स इनवाइट करके सीओसी हमने पढ़ा था 7 डेज में बन जाते हैं, वो 7 डेज ऐसे नहीं बनते। और रेगुलेशन में उसके लिए लिखा गया है पहले 3 डेज के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है, फिर क्लेम्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर वेरीफाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद एक रिपोर्ट बनती है, और फिर जाके सीओसी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो क्लेम्स इनवाइट करके एक्सेप्ट करके पूरा वेरीफाई करने के बाद सीओसी का कॉन्स्टिट्यूशन इस नेचर में होगा। तो ये पार्ट जरूर पढ़ के जाना। ओके, क्लियर। उसके बाद एक बहुत ही फेमस एंगल सीओसी में आता है, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ द कमिटी। सर अगर किसी कमिटी में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो ही नहीं, तो रेगुलेशन 16 बोलता है तो फिर आपको कैसे करना है। तो यू नीड द 18 लार्जेस्ट ओसीज, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन, वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉइज। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है, तो प्लीज इसको भी देख के जाना। क्लियर। देन ये पार्ट देख के जाना, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एआर। ओके, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एआर। एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से एक्सपेक्ट क्या किया जा सकता है। ओके, एक सेक्शन 25A में हम लोग ने पढ़ा था कि एआर के अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसकी वोटिंग कैसे होती है, प्लस उसके बाद रेगुलेशन 16A में हमने ये पढ़ा था कि व्हेन देयर इज अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स, दैट इज इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने का एआर अपॉइंट किया, हाउ डज ही सिलेक्ट द एआर, व्हाट इज द रिप्लेसमेंट क्लॉज, हाउ डज ही कंडक्ट द मीटिंग, व्हाट इज द चार्जेस टू बी पेड। देखो यहाँ पे चार्जेस भी डिस्कस किए हुए हैं, कितना पर मीटिंग चार्जेस उसको मिलेगा। ओके, तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द एआर, एआर इसमें करेगा क्या, सी दीज आर द ड्यूटीज आल्सो, वी हैव डिस्कस दैट। तो ये पूरा पार्ट देख के जाने का, यस एआर के बारे में इस बार ये पूरा पार्ट देख के जाइएगा, दैट विल बी हेल्पफुल। ओके, देन ये दो केसेस जरूर देख के जाना, विजय कुमार जैन वर्सेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड कंसोलिडेटेड। तो रेजोल्यूशन प्लान मस्ट बी सस्पेंडेड, okay, must be given to the suspended board of directors also, yes of course they have to be given, and OCs whose claim is 10% or more उसको right of representation है, यानी बोलने तक का हक है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको वोटिंग राइट्स नहीं देने वाले। so this part should also be read, okay, that will be helpful, clear। then COC के मीटिंग्स के हिसाब से ये याद रखना, द कंटेंट्स ऑफ द नोटिस, एक नोटिस में क्या क्या चीजें देनी पड़ती है। नोटिस शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो एक सीओसी की मीटिंग का नोटिस अगर आपको बोले कि अगर आपको एक सीओसी की मीटिंग के नोटिस के अंदर ड्राफ्ट करना है या फिर उसके कंटेंट्स देने, तो दीज आर द कंटेंट्स दैट यू कैन से, कितने बजे मीटिंग होगी, कितने लोग हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर सकते हैं। मतलब सर ये काफी हद तक वो जनरल मीटिंग के नोटिस के जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है जो आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी पढ़ा था, काफी हद तक वैसा है। बाकी वेन्यू, टाइम, डेट, कितने बजे कब कहाँ मीटिंग होगी, पार्टिसिपेंट्स कैसे आ सकते हैं, और कोरम कितना होगा, ये सब चीजें भी आप लिख सकते हो। ओके, एंड कैन दे पार्टिसिपेट बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यस। तो ये पार्ट भी एक पढ़ के जाना कि सीओसी पार्टिसिपेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है। ऐसे पार्टिसिपेशन और मीटिंग करने के लिए ड्यूटीज क्या है और वेन्यू क्या होगा इस केस में, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हर कोई घर पे बैठा हुआ, तो इस केस में इसका वेन्यू कैसे डिसाइड होगा, मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ये सारी बातें भी आप इसमें पढ़ के जाइएगा। ओके, और मीटिंग अगर कंडक्ट करनी है सीओसी की मीटिंग, सो रेगुलेशन 24 के हिसाब से चेयरमैन कौन होगा, अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, प्लस उसके साथ फोरम कैसे कंफर्म होता है, और हमारे एजेंडा आइटम्स क्या डिस्कस होने वाले हैं, प्लस इसके साथ ये भी देखने का है कौन से मीटिंग में कितना एरिया ऑफ डिस्कशन कैसे बैठेगा। ठीक है, क्लियर। अब एक पार्ट आता है जो आप लोगों ने स्टडी भी किया हुआ है, दैट कौन से आइटम्स को 66% मेजोरिटी चाहिए। यस, तो ये एक पार्ट जरूर देख के जाइएगा। ओके, सीआईआरपी के हिसाब से कौन से आइटम्स को 66% मेजोरिटी चाहिए। ओके,
सो सेक्शन 28 के हिसाब से कुछ ऐसे आइटम्स है जो सीआरपी के हिसाब से 66% मेजोरिटी के अंदर आते हैं। अब उन मेजोरिटी में रेगुलेशन सेक्शन 28 का रोल है। ओके, बाकी की मेजोरिटी आप सेक्शन 51 के थ्रू भी करवा सकते हो, दैट इज 51% के थ्रू। बट कौन से आइटम को 66% की अप्रूवल चाहिए? ओके, क्लियर? एंड ये एक बार रीड करना, मिनट्स ऑफ द सीओसी, मिनट्स ऑफ द सीओसी, दैट इज डिस्क्लोजर्स मिनट्स को हम सर्कुलेट करवाते हैं सबको। रेगुलेशन 35 के हिसाब से पूरा मिनट सर्कुलेट होता है, उसके ऊपर वोटिंग होती है, और जो सीओसी नहीं भी आ पाए, मेंबर्स एब्सेंट थे, वो लोग भी वोटिंग करते हैं। 24 आवर्स का गेट पे ओपन होता है, 12 आवर्स के अंदर अप्रूवल होता है। उस तरीके से पूरा पार्ट डिस्कस किया हुआ है। डेफिनेटली ये टॉपिक जरूर देख के जाना। ओके, क्लियर? देन ये केस लॉ जरूर देख के जाना, दैट is it necessary for COC to give reasons to replace RP or IRP? Yeah, COC can replace IRP, IRP without recording reasons. So NCLT cannot interfere in COC decision to replace RP. ये decision भी था. It was a very famous case, PNB versus Kiran Shah, and Bank of India versus this. COC can replace RP without reason. So please ये देख के जाइएगा. Important judgment से, okay, exams के हिसाब से that will help you. Clear? Okay, apart from that, yes, ये जजमेंट भी देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में से एक रहा है, के शशिधर वर्सेस COC not bound to give reasons while approval of resolution plan. Wow, it was one of the landmark judgments सुप्रीम कोर्ट की तरफ से and one of the very important judgments. तो के शशिधर के अंदर हमने ये भी देखा है कि ये देखना होगा कि एनसीएलटी और एनसीएलटी का जुरिस्डिक्शन कितना होता है, कितने लिमिट तक वो डिसाइड कर सकते हैं। रीजंस रिकॉर्ड करना की कोई रिक्वायरमेंट लीगली नहीं दी गई, बस सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 एंड ग्राउंड स्टेटेड इन सेक्शन 61 सबसेक्शन 3 के हिसाब से चेक करना रहता है। एंड प्लस एनसीएलटी एक कमर्शियल विजडम को चैलेंज नहीं करेगी। एनसीएलटी का काम ये है कि लीगली अगर वो अप्रूव्ड है तो इस प्लान को आगे फॉलो किया जाना चाहिए। तो दैट्स हाउ दिस कम्स इन पिक्चर। Then okay, fine. बस ये विशाल चिल्लानी वर्सेस देबाशिष नंदा का केस रेरा का केस था, एक बार चाहिए तो देख के जाना। ये वाला पॉइंट था, that is the allottees in the RERA cannot be treated different from FCs and IBC. देखो रेरा के अलॉटीज भी आईबीसी के अंदर पूरी तरह आते ही हैं और वो भी है। तो अगर जस्ट बिकॉज आपने किसी अलॉटी से ये डिस्कशन कर दिया है कि हम आपको पेमेंट कर देंगे या हम आपको हटा देंगे, तो दे आर स्टिल अलॉटीज एंड दे आर वेरी वेल द पार्ट ऑफ एफसी ग्रुप, तो उनको अलग से ट्रीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, सो ये पार्ट जरूर देख के जाइएगा ये केस स्टडीज का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, और ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंस एंजॉय करता है क्योंकि पूरा रेजोल्यूशन प्लान यहीं पे अप्रूव होगा। ओके, तो रेजोल्यूशन प्लान का अप्रूवल, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को फ्लोट करना, आरपी अपने रियल चार्म में यहीं पे दिखता है। एक रेजोल्यूशन प्लान का इवैल्यूएशन मैट्रिक्स कैसे बनेगा, और फिर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करके किस तरह हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी एनसीएलटी को सबमिट करते हैं। तो पूरा कंटेक्स्ट इस पूरे एरिया में, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट Section 29A, yes. Section 29A, that is person not eligible to bid for resolution applicant. ये पार्ट भी आप स्टडी करते हो तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब यहाँ पे स्टडी के हिसाब से ये पार्ट जरूर देख के जाना, मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन प्लान एंड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। एक रेजोल्यूशन प्लान क्या रहता है, एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कैसे रहते हैं। एक गोइंग कंसर्न को बेचने का तरीका है, रेजोल्यूशन प्लान हमें कंपनी को बचाने का तरीका है। ओके, सीआईआरपी प्रोसेस में हम कंपनी को डायरेक्टली लिक्विडेशन नहीं कर रहे,
बिनानी इंडस्ट्रीज और स्विस रिबल्स में भी रेजोल्यूशन प्लान और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के बारे में बातचीत की गई है। ठीक है, सो जरूर देखना। ठीक, अब इस केस में अब इस केस में ये वाला पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 29A, पर्संस नॉट एलिजिबल फॉर रेजोल्यूशन। ये पूरा पार्ट जरूर देख के जाना, स्पेशली जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट विलफुल डिफॉल्टर के बाद क्लॉज सी। क्लॉज सी अपने आप में कई चीजें इंक्लूड करता है। वो बोलता है अगर कोई कॉमन अकाउंट है, या कॉर्पोरेट डेटर का कॉमन मैनेजमेंट है, या कनेक्टेड पर्सन या एक्टिंग इन कंसर्ट है उन प्रमोटर्स के साथ, एंड दे आर क्लासिफाइड एज एनपी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस इशूड बाय द आरबीआई or by the financial sector regulators or any other law for the time being enforced, and at least 1 year period has expired from this classification till the commencement of the CIRP process. ठीक है, सो ये क्लॉज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्लॉज बन जाता है, क्लॉज सी का इम्प्लीकेशन। ओके, सब पूरा का पूरा सेक्शन 29A आएगा कहना मुश्किल है, चांसेस पूरा का तो नहीं है। ओके, अनलेस दे वांट टू गिव यू सम काइंड ऑफ, यू कैन से कनेक्टेड सिचुएशनल एनालिसिस के तौर पे कि ये 29A के हिसाब से एलिजिबल है कि नहीं। तो इन एलिजिबिलिटी का क्लॉज इसलिए यूज होता है, दे गिव यू सर्टेन सिचुएशंस एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी के ऊपर। ओके, तो एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, क्लॉज सी का मैं बोल रहा हूँ पूरा सेक्शन 29A, सो डोंट कट इट आउट, और हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। ओके, कन्विक्टेड पर्सन फॉर 2 years और मोर, डिस्क्वालिफाइड पर्सन, सेबी प्रोहिबिटेड बाय सेबी, ये पार्ट भी पूरा डिस्कशन ले चुके हैं। प्लस इसके साथ 29A क्लॉज सी एच पूरा डिस्कशन हम डिटेल आउट कर चुके हैं। सो प्लीज रेफर द नोट्स एंड नो डाउट डू इट विथ। ओके, सो पूरा 29A अच्छे से करके जाना। सो यहाँ तक हो गया 29A का पार्ट। स्विस रिबल्स का केस, ये वो सब पढ़ के जाने का, जी हाँ, पूरा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद दूसरी चीज जो आपको पढ़ के जानी है, जो इस चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट बन सकता है, और वो है रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान, ये वाला पार्ट। ओके, एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और रिक्वेस्ट को भेजते कैसे, आरएफआरपी की मैंडेटरी कंटेंट्स क्या है, और कितने टाइम में हम एक्सपेक्ट करते हैं एक रिप्लाई, प्लस आरएफआरपी के साथ में कोई फीस अभी नहीं देनी, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल चेक मुझे अभी एक्सपेक्ट भी नहीं है, और इसके साथ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कब लेनी है, जब आप एक प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन जाते हो तब आपसे मैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एक्सपेक्ट करता हूं, तब तक तो नहीं। क्या हम आरएफआरपी को मॉडिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और ये कितने टाइम तक वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बताता है, और इसके अंदर एक्सटेंशन का पीरियड भी आरपी के ऊपर है और सीओसी के ऊपर है। ओके, हम सीओसी चाहे तो वापस से री इश्यू ऑफ आरएफआरपी भी रिक्वेस्ट कर सकता है। ओके, सो ये पार्ट जरूर देख के जाइएगा। क्लियर, आरएफआरपी का, प्लस इसके साथ ये सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स। यस, एक रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना, दैट इज एफिडेविट के साथ सबमिट होता है कि 29A के इन एलिजिबिलिटी क्लॉज को हमने डिटेल स्टडी किया है, उसके बाद इसको समझ के लिया है। प्लस इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉजेस में से एक क्लॉज आता है। ओके, सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉजेस में से, जब तक एक रेजोल्यूशन प्लान सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 के क्लॉजेस को मीट नहीं करता, तब तक एक रेजोल्यूशन प्लान एक फाइनलिटी को ऑब्टेन नहीं कर पाता। ओके, अब रेजोल्यूशन प्लान अकेला सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 को मीट करेगा नहीं, रेजोल्यूशन प्लान के हिसाब से उसके साथ जुड़ता है रेगुलेशन 39, तो रेगुलेशन 39 भी चेक करना चाहिए सेक्शन 30 के हिसाब से। ओके, तो रेगुलेशन 39 का पार्ट भी इधर ही रहेगा, ये देखिए रेगुलेशन 39। सो अवॉइडेंस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, इवैल्यूएट द प्लान, तो ये जो पूरा पार्ट हम लोग ने स्टडी किया था। ओके, सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान का, कि प्लान कैसे सबमिट होता है, वो पूरा पार्ट आपको देखना है रेगुलेशन 39 के साथ।
ओके, सो रेगुलेशन 39 के साथ देखने की बात करूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन 39। वैसे प्लान अप्रूव होगा, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान 66% मेजोरिटी से अप्रूव होता है। ये कुछ फैक्टर्स रेगुलेशन 39 सब रेगुलेशन 38 कि एक ही रेजोल्यूशन प्लान हुआ तो झंझट की बात नहीं, लेकिन देखो रेगुलेशन इसकी वोटिंग कैसे होती, एक से ज्यादा हुए तो फिर हम लोग को ये देखना होता है कि दो रेजोल्यूशन या उससे ज्यादा के प्लान में वोट्स किसको कितने मिले। जिसको 66% से ऊपर वोट मिले वो तो फर्स्ट शॉट अप्रूवल। अब अगर दो प्लान को कॉमन वोट मिलता है, दोनों 66% से कम है, जैसे ये इंस्टेंस दिया हुआ है, तो जो सबसे हाईएस्ट है उसका रीवोटिंग होगा। अगर दोनों को 66 के ऊपर मिले हुए हैं तो जो सबसे ज्यादा वाला है वो अप्रूव हुआ। दोनों को इक्वल है तो टाई ब्रेकर फॉर्मूला था, ये आपको एग्री करना होगा कि कौन सा टाई ब्रेकर फॉर्मूला कॉन्स्टिट्यूट करने का है और उसके हिसाब से प्लान को अप्रूव करने का है। ओके, तो ये हो गया रेजोल्यूशन प्लान को देने का। और सेक्शन 31 के अंदर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, यस, एनसीएलटी कितने टाइम पहले प्लान को एक्सपेक्ट करती है, प्लान के अंदर अप्रूवल करने के लिए एनसीएलटी क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करती है, और एक प्लान अपने आप में कैसे कंप्लीट माना जाता है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर एक रेजोल्यूशन प्लान कंप्लीट नहीं है या अप्रूव नहीं किया जाता। ठीक है, इसके साथ साथ रेगुलेशन 39 के दूसरे इंपैक्ट भी पड़ते हैं। ओके, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैसे एक प्लान को रिजेक्ट करती है या एक्सेप्ट करती है, उसके साथ उसके सीआईआरपी के प्रोसेस में ये कैसे समझा जाए कि एक रेजोल्यूशन प्लान अपने सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, प्लस ये भी समझना होगा कि वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के कॉस्ट और सीआईआरपी के कॉस्ट को भी मीट कर रहा है। ओके, तो ये पूरा सब देखने के बाद एनसीएलटी किसी भी प्लान को अप्रूव करती है। ओके, क्लियर, फाइन, तो ये बात यहाँ पे अच्छे से देख लेना। प्लस एक लैंडमार्क केस रहा है, यस, बिनानी इंडस्ट्रीज वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा। सो बिनानी इंडस्ट्रीज वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा पास पेपर्स में भी लैंडमार्क केसेस में रहा है, तो ये एक बार जरूर देख के जाना। ओके, कि रेजोल्यूशन प्लान एक्चुअली कोई ऑक्शन नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। क्लियर, अगेन, या सॉरी, सो ये बात जरूर देख के जाना केस लॉ के हिसाब से व्हाट हैज टू बी डन। ओके, और ये एक अच्छा केस लॉ रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेजोल्यूशन प्रोसेस के हिसाब से। एंड नो डाउट इसके नीचे का जो दूसरा केस लॉ है वो भी एक अच्छा है, दैट इज विजय कुमार स्टैंडर्ड चार्टर्ड का केस लॉ। ओके, आरपी का कंटेंशन क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इस केस में डेट डायरेक्टर्स आर आल्सो एंटाइटल्ड टू रिसीव रेजोल्यूशन प्लान, से वो उनके पास ही नहीं रहेगा जो आप लोग बोल रहे हो,
सबको एक एक हक मिलना चाहिए. सो यस, दैट इज सेकंड केस लॉ. फॉर्मर डायरेक्टर्स कैन रिसीव रेजोल्यूशन प्लान. थर्ड केस लॉ इसके बारे में था, वेदर एनसीएलटी कैन डायरेक्ट रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू मॉडिफाई द रेजोल्यूशन प्लान. Maharashtra seamless का case, that's also good case. That is RA, that is resolution applicant did not match the liquidation value. उसे ये देखना है कि अगर टाइम रहते हुए वैल्यू डिप्लीट हो जाती है, उसे ये चेक करना है कि मैं हर किसी को कुछ ना कुछ दे पा रहा हूँ और मैं प्लान को मीट कर पा रहा हूँ. यू डोंट हैव टू मैच द वैल्यू. ओके. एंड एसआर स्टील के केस के अंदर तो यस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वंस द रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय एनसीएलटी, it has a binding impact on all the stakeholders. ये वाला केस. ओके. अगेन लिखवा चुका हूँ, सब कुछ करवा चुका हूँ. ये प्लीज अच्छे से देख के जाना. हेम सिंह का केस भी अच्छे से देख के जाना. ऑल एफसीज आर रिलेटेड टू सीओसीज प्लस फ्रॉड प्ले किया था हिंडाल्को केस और हीराकूट केस में तो. एंड यस, रामकृष्ण फॉर्जिंग के केस में, जिसमें COC's decision and commercial wisdom approving the resolution plan should be respected unless there is a statutory violations. से कुछ केसेस थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट रहते हैं. okay? तो ये अच्छे से देख के जाना. यहाँ पे आके लगभग मैं कह सकता हूँ CRP का प्रोसेस काफी हद तक फिनिश हो जाता है. अब जो इसके बाद के चैप्टर्स आ रहे हैं वो मोस्टली अलग अलग प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं. तो उसमें से क्या क्या चीजें अपने को देख के जाननी चाहिए. सो PPIRP. PPIRP का मतलब प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. ये काफी हद तक घर का ही प्रोसेस है. PPIRP कब शुरू होगा, उसका टाइमलाइन क्या होगा, इसके ड्यूटीज क्या होंगे, बेस रेजोल्यूशन प्लान होगा, स्विच चैलेंज का मेथड होगा और PPIRP का अप्रूवल या फिर टर्मिनेशन हो सकता है. सो PPIRP के हिसाब से क्या चीजें देखनी है. ओके. सो PPIRP के हिसाब से ये चीज जरूर देख लेना. अच्छा, बाय द वे MSME की नई लिमिट्स आई हैं, अगर आप लोगों ने देखी है तो अच्छी बात है. इस अटेम्प्ट के लिए नहीं, लेकिन दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हो सकती है. सो उन्होंने 1 करोड़ की लिमिट को 2.5 करोड़ कर दिया है, 10 करोड़ को 25, 50 करोड़ को 125 और अप टू 5 करोड़ था उसको 10 करोड़ कर दिया है और 50 को 100 और 250 को 500. रिसेंटली दे हैव चेंज द लिमिट्स. तो अगर ये नोटिफाई हो गया है तो इट कैन बी यूज्ड. ओके. सो इस चीज का ध्यान रखना. अभी PPIRP प्रोसेस की बात करो तो मेन काम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल करता है जब वो अपॉइंट हो जाता है. तो पहले का काम ऐसा होता है कि PPIRP में हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन से एक अप्रूवल करके मीटिंग को डिसाइड करते हैं और फिर उसके बाद ये पूरा काम शुरू होता है. तो इसमें प्लीज इस पार्ट को देख के जाना. 54B, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ RP बिफोर द इनिशिएशन. क्योंकि 3 स्टेजेस होते हैं. इनिशिएशन से पहले का स्टेज, ओके, जब PPIRP एप्लीकेशन चल रहा है, एंड पोस्ट. तो एक 54B के हिसाब से व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द स्टेज. ओके. दूसरा चीज इस चैप्टर से आप देख के जा सकते हो, वो ये रहेगा, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी प्रोसेस. जब 90 डेज में ये खत्म हो जाता है, मैक्सिमम 120 डेज के अंदर तो पूरा फिनिश हो जाएगा. सो ये टाइम लिमिट प्री डिफाइंड है, यस, क्लियरली डिफाइंड है. एंड कोई भी रेजोल्यूशन प्लान प्रेफरेबली इस टाइम लिमिट के ऊपर ना जाए. सो दैट्स द टाइम लिमिट के बारे में. ठीक है. इस चैप्टर का कोई ज्यादा केस स्टडी वगैरह की चांसेस भी नहीं है. ओके. बट वी कैन एक्सपेक्ट सम डायरेक्ट क्वेश्चंस. क्लियर. देन yes, just do this much. Management of affairs of the corporate debtor. अब comparatively 54H थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स वेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आल्सो, या LLP हुआ तो पार्टनर्स के साथ. एंड बोर्ड हैज टू एंडेवर के सारी चीजें बराबर चल रही. तो PPIRP CIRP से अलग हो गया यहाँ पे. एंड प्रमोटर्स मैनेजर्स वही पूरा का पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, वही पूरा का पूरा डिसीजन भी ले रहे हैं. ओके. एंड PPIRP के केस में another important topic that you may consider, yes, approval of resolution plan 54L के हिसाब से. तो एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कैसे होता है, एक PPIRP का रेजोल्यूशन प्लान स्पेशली कैसे अप्रूव होता है. अप्रूवल होने के 30 डेज में यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन.
और ये एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद बाकी के प्रोसेसेस वैसे के वैसे ही है, जैसे अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान में लगते हैं, सीओसी अप्रूव करेगा, आप एनसीएलटी को दो, एनसीएलटी स्टडी करेगा, या तो टर्मिनेशन होगा या फिर रिजेक्शन होगा, या फिर हो सकता है सीआईआरपी भी स्टार्ट हो जाए, कह नहीं सकते। तो पीपीआरपी में कई अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। ओके, देन एक चीज और स्टडी कर सकते हैं पीपीआरपी में, यस, इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी। कैन पीपीआरपी लीड टू अ सीआईआरपी? और यस, और अगर हुआ तो जितना पीरियड हम पीपीआरपी में स्पेंड कर चुके उसका इम्पैक्ट क्या होगा? मैंने दोनों बात बताई थी। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जितना पीरियड आप पीपीआरपी में स्पेंड कर चुके वो आपको सीआरपी में डिस्काउंट आउट हो जाता है, यानी कम हो जाता है। और सीआरपी आपको जल्द से जल्द करना है, क्योंकि पीपीआरपी में मानो नहीं मानो हमने प्रोसेस तो स्टार्ट कर ही दिया था। तो इसके एस्पेक्ट्स के हिसाब से हमको ये स्टडी करके समझना है कि पीपीआरपी प्रोसेस के अंदर, ओके, पीपीआरपी प्रोसेस के अंदर सीआईआरपी भी शुरू हो सकता है। ओके, क्लियर, फाइन, विद दिस चैप्टर गॉट ओवर। अब आते हैं एक चैप्टर पे, काफी लोगों को इसने डिस्टर्ब भी किया था, क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, सो क्रॉस बॉर्डर चैप्टर के अंदर कई सारे एस्पेक्ट्स, कई सारे डिस्कशंस है। यूएन सेंट्रल मॉडल लॉ, यूएन सेंट्रल लेजिस्लेटिव गाइड, वर्ल्ड बैंक के प्रिंसिपल्स, और अगेन यूएसए और यूके का डिस्कशंस भी आने वाला है। ठीक है, सो ये था क्या, आइडिया ये था कि जब हम लोग सीआईआरपी करते हैं, जब हम लोग पीपीआरपी करते हैं, जब हम लोग वॉलंटरी लिक्विडेशन करते हैं, तो एक और प्रोसेस जो इंटरनेशनली चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकता है, यहाँ पे हम लोग यूएन सेंट्रल मॉडल लॉ उसके लिए यूज करते हैं। देखिए, आपने क्रेडिटर्स वाइंडिंग अप पीआरपी में देख लिया, पीपीआरपी में कंपनी अपना खुद का कर सकती है। यूएन सेंट्रल मॉडल लॉ एक और फैक्टर्स लेके आता है, जिसके आप इंटरनेशनली अगर आपके क्रेडिटर्स या डेटर्स हैं या कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं, या आप इंटरनेशनली हो, तो दोनों तरीकों से आप इसको समझ सकते हो। ओके, अब इस केस में पूरा नेचर क्या है? पूरा नेचर ये है कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी आज के तारीख में चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स बनती जा रही। ओके, तो इसको कैसे हैंडल करना है और क्या क्या चीजें हैंडल करनी है, वो सब चीजें स्टडी करते हैं। अब क्रॉस बॉर्डर के हिसाब से माय रिकमेंडेशन फर्स्ट थिंग इज, पहले इसका की ऑब्जेक्टिव स्टडी करना। कोई भी क्रॉस बॉर्डर में, क्रॉस बॉर्डर जाते समय ये चीज को देखता है कि अगर मैं किसी भी इंटरनेशनल फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव का एप्लीकेशन को स्टडी करूं, वो क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि मैक्सिमाइजेशन इन वैल्यू कैसे मिले, हम कैसे सूटेबल क्रेडिटर्स को टेक केयर कर सके, हम रेजोल्यूशन प्लान कैसे इनवाइट कर सके, एसेट्स का प्रिजर्वेशन कैसे हो, और जो गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है आपस में कैसे सर्कुलेट हो, एक दूसरे के क्रेडिटर्स को कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सके, और क्रॉस बॉर्डर कैसे इंप्लीमेंट कर सके। ये भी अपने आप में चैलेंज है जो देखना जैसे वाला होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आप इस चैप्टर से रीड कर सकते हो, वो रहेगा, यस, relevancy to international trade. Why do we need this cross border? क्रॉस बॉर्डर रखने का पीछे का एक रीजन था कि हम बिजनेसेस आज कई जगहों पे फैल चुका है, और हम कई जगहों पे अपनी चीजों के एलोकेशंस कर चुके हैं। अब इस एलोकेशंस के हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड्स जो हैं वो काफी तक फैले हुए हैं। ओके, तो इसकी रेलेवेंसी समझना बहुत जरूरी है। क्लियर, ये जानना बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनली हम चीजों को कैसे हेल्प आउट करेंगे या ट्रेड आउट करेंगे। ओके, सो क्रॉस बॉर्डर प्लान जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही आ जाते हैं कि इंटरनेशनली चीजें कैसे डील करेंगे, कैसे मीट करने वाले, और लेजिस्लेशन ऐसे चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए जा सके, जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सके हर एक जगह पे। इसलिए यूएन सेंट्रल ने मॉडल लॉज बनाए थे क्रॉस बॉर्डर के हिसाब से। ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो इसमें आप स्टडी कर सकते हो। ओके, दैट इज, हाँ, ये है की प्रोविजंस, मॉडल लॉ के की प्रोविजंस। मॉडल लॉ बनाते समय चार बातों का हमेशा ध्यान रखा जाता है, और रखना भी चाहिए। किसी भी फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव को दूसरे कंट्री में एक्सेस कैसे मिलेगा, किस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंटेशन कर पाएगा। दूसरी बात होती है रिकॉग्निशन, क्या हमारे यहाँ का केस दूसरे के नेशन में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है।
ओके, इसके इम्प्लीकेशन क्या है, क्या चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीसरी चीज होती है जो रिलीफ आपने मांगी है, क्या वो रिलीफ आपको मिल सकती है। मॉडल लॉ इस चीज को कवर करता है कि मॉडल लॉ ये देखता है कि की एलिमेंट्स क्या है, रिलीफ कैसे मिलेगी। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम लोग इंटरनेशनल इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल इंसॉल्वेंसी में वो ग्रुप इंसॉल्वेंसी होती है, तो वहां पे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट आप लोग को याद हो तो आपने आर्टिकल 25, 26, 27 ऐसे कुछ आर्टिकल्स कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के ऊपर ही पढ़ लिए थे, रेड विद आर्टिकल 29 ऑफ द मॉडल लॉस। ठीक है, सो ये दिखाता है कि मॉडल लॉ में किस तरीके से इम्प्लीकेट, दैट इज चार बेसिक एस्पेक्ट्स चाहिए। ठीक है, अब मॉडल लॉ के हिसाब से दूसरी चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ये थे, इनके डेफिनेशंस भूल मत जाना, इनके डेफिनेशंस भूल मत जाना, इनके डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉरेन प्रोसीडिंग्स क्या होती है, फॉरेन मेन प्रोसीडिंग्स क्या होती है, नॉन मेन प्रोसीडिंग्स क्या होती है। ओके, प्लस उसके साथ साथ फॉरेन मेन प्रोसीडिंग्स और रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे जोड़ते हैं। क्लियर, तो इन चीजों का पूरा थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब मॉडल लॉ के अंदर चलते हैं। सबसे पहले मॉडल लॉ में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, और वो एस्पेक्ट आता है ये वाला, एप्लीकेशन। आर्टिकल 11 जो होता है वो राइट ऑफ एप्लीकेशन देता है। कोई भी फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, जस्ट अ मिनट, सो कोई भी फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव जो रहेगा, वो किसी भी स्टेट में अगर जाएगा तो डायरेक्टली उसको एंटरटेन नहीं किया जाता, देयर इज अ राइट ऑफ एप्लीकेशन। आर्टिकल 11 उसे वो ग्राउंड देता है, उसे वो एक एक ये कह सकते हो एक लोकस स्टैंडी देता है कि यहाँ पे आके आप अपना एप्लीकेशन बता सकते हो। आप अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो तो आपका एप्लीकेशन एडमिट किया जा सकता है। तो मॉडल लॉ उसे वो एक नीड देता है जिसमें वो जो कंबरसम प्रोसेस हो, मैं हर एक नेशन का लॉ कंप्लाई करता बैठूं, ये सब करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली अपना फॉरेन एप्लीकेशन यहाँ पे एडमिट करवाने की ताकत मॉडल लॉ आपको देता है। सो दैट्स व्हाट यू कैन स्टडी अबाउट मॉडल लॉ, दैट इज अ राइट ऑफ एप्लीकेशन। आगे, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मॉडल लॉ के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि जब मॉडल लॉ एप्लीकेशन होता है, दैट इज मॉडल लॉ के हिसाब से जब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है, तो आपको सारे क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म करना है। आपको रीजनेबली बताना है कि कौन से क्रेडिटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, उनको बताना होगा कि आपका सो एंड सो एप्लीकेशन एडमिट हुआ है। ओके, वो एप्लीकेशन किस में एडमिट होता है, वो एप्लीकेशन आर्टिकल 15 में एडमिट होता है। तो अगर आर्टिकल 15 में आपको एडमिट होता है तो फॉरेन क्रेडिटर्स को ये बताना है कि आपके एक्चुअल कंपनी का स्टेटस क्या है, और आपने क्या क्या सिचुएशन फेस की हुई है इस दिस कंटेक्स्ट। ओके, क्लियर। फिर मॉडल लॉ के हिसाब से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 एप्लीकेशन। तो 11 क्या बात करता था, 11 आपके ज्यूरिसडिक्शन लोकल स्टैंडिंग की बात करता था। आर्टिकल 15 एप्लीकेशन स्टेज की बात करता है, आर्टिकल 14 सबको इन्फॉर्म करने की बात करता है। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप मॉडल लॉ क्रॉस बॉर्डर के अंदर याद रख सकते हो, एक तरह का रिलीफ जो आर्टिकल 19 देता है। 19 एक अपने आप में यूनिक रिलीफ था। ओके, रिस्ट्रिक्टेड स्टे की तरह होता है ये, एक तरह का जैसे आपका एप्लीकेशन एडमिट हो रहा है, अब ये फॉरेन मेन प्रोसीडिंग्स में जाएगा कि नहीं जाएगा इसके ऊपर है। तो तब तक के लिए स्टे आ रहा है, तब तक मैं कंपनी का कंट्रोल कंपनी के हाथ में ही दे रहा हूं, मैं अपने हाथ में नहीं ले रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेटर्स अपनी जगह पे आ रहे हैं, डेटर्स इन कंट्रोल अपनी जगह पे रखा हुआ है, चीजें वैसे ही हैं। बस इतना है कि आईआरपी यहाँ पे समझ लो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की तरह यहाँ पे एक रिपोर्ट बन रही है कि कंपनी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। ये एक तरह का रिस्ट्रिक्टेड स्टे है, एक तरह का स्टेटस को मेंटेन करने वाली बात होती है। ओके, अगर एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगा तो इसका इफेक्ट आर्टिकल 20 में आ जाता है। 20 के साथ में ही हमारा टेम्पररी इंजंक्शन जैसा फेज शुरू हो जाता है, यानी जितने भी फॉरेन मेन प्रोसीडिंग्स की वजह से मेरे सारे एसेट्स पे जो कंटिन्यूएशन ऑफ केसेस है, एग्जीक्यूशन केसेस है, ये सब
शुरू हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ओके, व्हेन देयर इज अ इफेक्ट ऑफ फॉरेन मेन प्रोसीडिंग्स एंड नॉन मेन प्रोसीडिंग्स के ऊपर। और आर्टिकल 20 की रिलीफ, इस बात का याद रखना, डायरेक्टरी नहीं है अपने आप में, ये ऑटोमेटिकली फ्लो करती है जैसे ही आपका एप्लीकेशन एडमिट हो जाता है। ओके, क्लियर, फाइन। बाकी बाकी मॉडल लॉ के हिसाब से, मॉडल लॉ के हिसाब से इस चीज का ध्यान रखना, ओके। One more thing that you can study and in this article, yes, coordination, ये कॉन्करेंट प्रोसीडिंग्स के हिसाब से कोऑर्डिनेशन ऑफ अ प्रोसीडिंग्स कैसे बिठाते हैं। देखो, आर्टिकल 29 बोलता है कि अगर आप ग्रुप इंसॉल्वेंसी कर रहे हो तो आपको कोऑर्डिनेशंस बिठाने पड़ेंगे अलग अलग कोर्ट्स के साथ। ये पूरा पार्ट हम लोग ने स्टडी किया था। तो जब प्रोसीडिंग्स मल्टीपल लेवल्स की चले जाती है तो वहां पर हमें ये देखना पड़ता है कि कोई भी कोर्ट ऐसी रिलीफ न दे जो आर्टिकल 19 एंड 21 के अगेंस्ट चले जाए। कोई भी कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास ना करे जो हमें ओवरऑल इम्पैक्ट ला सके, या कोई भी कोर्ट किसी भी नेशन का ऐसा कोई मॉडिफिकेशन ना ले आए जो पूरा का पूरा प्रोसीडिंग्स डिफीट कर दे। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है मॉडर्न लॉ के हिसाब से। ओके, क्लियर। सो दैट इज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और इसके बाद आर्टिकल 30, यस, कोऑर्डिनेशन ऑफ मोर देन वन प्रोसीडिंग्स। इसमें हम लोग ने देखा था कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है। कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं आना चाहिए जो आपके मेन मेन पूरे प्रोसेस को तोड़ दे। यानी अगर मैं मल्टीपल कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, या अगर हम बात करें तो जब जेट एयरवेज का केस हुआ था तो जो हमारे ट्रस्टी आए थे, डच ट्रस्टी, तो हमारे कोर्ट से रिक्वेस्ट आर्टिकल 30 की थी कि हमें रिलीफ ऐसे दीजिए ताकि दोनों कंपनियों का, दोनों क्रेडिटर्स का ध्यान रखा जा सके। तो एग्जैक्टली आर्टिकल 30 वही बोलता है कि कोऑर्डिनेशन बिठाना है। हम नॉन मेन प्रोसीडिंग्स और मेन प्रोसीडिंग्स को जब रिकॉग्नाइज करते हैं, ओके, तो कोई भी ऐसा रिलीफ न देना चाहिए कि दोनों ही कोर्ट आपस में हिल जाए। हमें ये रिकॉग्नाइज करके चलना है कि फॉरेन मेन प्रोसीडिंग्स और नॉन मेन प्रोसीडिंग्स पूरी तरह से रिव्यू हो जाए, और एक एक जो भी प्रोसीडिंग्स जहां पे भी नॉन मेन भी थी वो अगर मेन के साथ मर्ज हो सकती है तो मर्ज करके एक पूरा एक कंबाइंड प्रोसीडिंग्स खड़ी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल पार्ट आपने पढ़ा हुआ है, आप चाहिए तो एक बार नोट्स रेफर करके देखना, उसमें आपको मालूम पड़ेगा। ओके, प्लस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप देख सकते हो एग्जाम के लिए वो ये था, ये जो इंसॉल्वेंसी लॉ सिस्टम, वर्ल्ड बैंक प्रिंसिपल्स के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए थे कि इंसॉल्वेंसी लॉ सिस्टम कैसे इम्प्रोवाइज किए जाए, कैसे इसको डेवलप किया जाए। तो सिस्टम्स के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो एक बार जरूर रीड करके जाना। सिर्फ ये ओवरऑल प्रिंसिपल्स जो देखने इतने रीड करने, यस, इतने ही रीड करने, ओके, दैट विल बी हेल्पफुल, दैट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, बाकी यूएस का बैंक्रप्सी कोड बहुत फेमस हुआ था। इनफैक्ट आर्टिकल 11 उनका वो सेक्शन 11 जो बोलते हैं, चैप्टर 11, सॉरी चैप्टर 11 बोलते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन रेजिंग योर हैंड्स, बहुत फेमस हुआ था। वो एक बार जरूर देख के जाना है। ओके, यस, ये रहा चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 बैंक्रप्सी था। बैंक्रप्सी के कई प्रोविजंस थे, हम लोग ने पूरे देखे। यूएस में बैंक्रप्सी है ना एक अलग तरीकों से चलती है, जिसमें चैप्टर 11 रीऑर्गेनाइजेशन, रिहैबिलिटेशन की बात करता है। इसके कई फीचर्स भी थे जो आपने पढ़े भी थे। कंपनीज अपने आप में खत्म नहीं होती, वहां पे ट्रस्टीज डिपार्टमेंट अपॉइंट करते हैं जो ऑब्जर्वेशन देखते हैं, प्लस ये भी देखते हैं कि कंपनीज का किस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। ओके, एंड यहाँ पे यहाँ पे यूएस के इस कोर्ट के अंदर यूएस ट्रस्टी तब इंटरफेयर करते हैं जब उन्हें लगता है कि इस केस में इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ती है। ओके, सो वी हैव स्टडी द डिटेल प्रोसेस, एक बार अच्छे से देख के जाना। ठीक है, सो सेलेंट फीचर्स के साथ, ठीक है। बाकी इस चैप्टर से और कुछ ज्यादा आई डोंट बिलीव इस बार ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कैसे प्रोसेस है, क्या चीजें है यहाँ पे, दैट यू कैन गेट इट क्लियर। ओके, हाँ, इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में और किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन था बिफोर आई प्रोसीड फॉर द अदर वन?
कोई क्लैरिटी चाहिए थी और? ओके, चलो, इस इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में इतना देखना। अब एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर आ रहा है, और वो इम्पोर्टेंट चैप्टर हमें लेके जा रहा है लिक्विडेशन की तरफ। यस, अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर। ओके, सीआरबीआई और आईबीसी के अंदर लिक्विडेशन आता है। ओवरऑल व्यू की बात करूं तो लिक्विडेशन का पूरा प्रोसेस है। कहाँ से लिक्विडेशन शुरू होता है? सेक्शन 33 वहां से स्टार्ट करता है। लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट की पास की बात करूं, लिक्विडेशन एस्टेट क्रिएट करना, एसेट बेस बनाना, फिर कई तरह से क्लेम्स इनवाइट करना, क्लेम्स को कंसोलिडेट करना, एसेट्स को बेचना, एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, और किस तरीके से कॉर्पोरेट डेटर को पे करना, ये सारी बातें आप यहाँ पे स्टडी करोगे। अब लिक्विडेशन चैप्टर में क्या क्या और इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ओके, ठीक है। लिक्विडेशन चैप्टर के अंदर यू शुड पे अटेंशन टू दिस वन फर्स्ट। व्हेन कैन लिक्विडेशन बी ऑर्डर्ड? सेक्शन 33 के हिसाब से तो चार ऐसी रिक्वायरमेंट्स क्या थी? ओके, चार ऐसी रिक्वायरमेंट्स क्या थी? हाँ जैना, देर वॉज अ क्वेश्चन इन जून 24, the recommendation of insolvency committee on cross border. Okay, so can you explain this question? I believe Jaina, if you were attending cross border, तो ये recommendation था insolvency committee का, जिससे आपको याद होगा, ये देखिए हमने स्टडी किया था। एक पार्ट जेड का प्रपोजल है, डुप्लीसिटी ऑफ रेजिम से रेसिप्रोसिटी होगा और अच्छा टाई अप डेवलप होगा। यानी वो चाहते थे कि यूएन सेंट्रल मॉडल लॉ इंडिया के इस कोड में एक्सेप्ट करे। ओके, सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट, वही कोऑपरेशन, कॉन्क्रीट प्रोसीडिंग्स। फिर याद आया, ये मैं पूरा अपना पीपीटी दिया था आपको इसके ऊपर, अगर चाहिए तो आप रेफर करके देखना, पूरा करवा के दिया था, और यहाँ पे आपको दिखा भी रहा हूँ है। ठीक, ठीक है, क्लियर। चलिए, आई एम कमिंग बैक ओवर हियर। कहाँ थे? हाँ, सो लिक्विडेशन के प्रोसेस को हम ले कब सकते हैं, तो ये पार्ट अच्छे से करके जाना। लिक्विडेशन कब स्टार्ट होगा? सेक्शन 33 के हिसाब से हम लोग ने पूरा पार्ट स्टडी किया हुआ है, लिक्विडेशन स्टार्ट कब होता है, किस नेचर में स्टार्ट होता है। ओके, तो वो सेक्शन 33 का पूरा पार्ट कि वेयर रादर where the authority does not receive a resolution plan, authority reject the plan, prime for creditors and bar for filing. So ये सेक्शन 33 का पूरा पार्ट प्लीज अच्छे देख के जाइएगा, इट विल हेल्प यू। ओके, देन अनदर फैक्टर्स जो लिक्विडेशन चैप्टर से आपको पता हो तो इट विल बी हेल्पफुल, दैट इज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। एक लिक्विडेटर के पास ऐसी क्या ताकत है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पावर्स एंड ड्यूटीज? उसको क्लेम्स वेरीफाई करना है, उसे ये स्टडी करना है कि कैसे कंट्रोल लेना है, उसे इवेल्युएट करना है एसेट्स को, उसे समझना है कि एसेट्स के अंदर किस तरीके से मेजर्स लिए जाते हैं, प्लस वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज को बेच सकता है, पैसा कलेक्ट करेगा, अलग से एस्टेट में रखेगा, प्लस इसके साथ ये सारी चीजें आपको यहाँ पे स्टडी करने को मिल जाएगी। ओके, अलग से रखेगा, इनवाइट करेगा क्लेम्स को और उसको वेरीफाई करेगा। अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो एनसीएलटी जाके चैलेंज करे। कई सूट्स को खुद डिफेंड करना पड़ेगा, कई सूट्स में उसको आर्ग्यू करना पड़ेगा, एंड कई सारे नेचर हो जाते हैं। मतलब इट्स लाइक लॉट ऑफ थिंग्स ही हैज टू डू टू इवन टू डिसॉल्व अ कंपनी। ओके, तो ये अच्छे से देख के जाना। ठीक है, एक पॉपुलर क्वेश्चन हमेशा ही रहा है जो लिक्विडेशन के हिसाब से याद रखने जैसा है कि लिक्विडेशन एस्टेट क्या होता है एग्जैक्टली। लिक्विडेशन में एसेट्स टू बी इंक्लूडेड इन द लिक्विडेशन एस्टेट एंड एसेट्स not to be included.
तो ये पूरा पार्ट अच्छे से देख के जाना, एसेट्स टू बी इंक्लूडेड नॉट टू बी इंक्लूडेड। ओके, एक लिक्विडेशन एस्टेट कैसे बैठता है, तो एक एस्टेट के अंदर कुछ राइट्स होते हैं, कुछ एसेट्स होते हैं, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, टैंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, तो उसको कैसे इंक्लूड करते हैं। प्लस हमने ये पूरा एस्पेक्ट समझा है कि कॉर्पोरेट डेटर के एसेट्स इंक्लूड करने, थर्ड पार्टी और आउटसाइडर के एस्टेट्स को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। तो कौन से एस्टेट इंक्लूड नहीं करते वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी के एस्टेट्स या कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर या किसी और के साथ हुए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स में जिसको लेना है या जिसकी पेमेंट आ गई, डिलीवरी बाकी थी, ऐसे एस्टेट्स हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। और इसमें एक फेमस केस दिए था कि पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड को भी अलग करना पड़ता है। ओके, फाइन, चलो ये पार्ट तो हो गया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे एरियाज पे। ये जरूर देख के जाना, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस, अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस के कुछ पार्ट्स हम लोग ने स्टडी किए थे, जिसमें प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, एक्सटॉर्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस, ओके, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस, ऐसे कई तरीके थे। उसमें से प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन कि अगर किसी चीज को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, ओके, अगर किसी चीज को प्रेफरेंस देते हैं, उसको जल्दी पेमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, एनसीएलटी उसे कैसे रोक सकता है और पता चलने में क्या ऑर्डर पास हो सकते हैं। क्लियर, तो इस चीज को जरूर देख के जाना, इसके ऑर्डर्स क्या पास हो सकते हैं, यहां तक ये पूरा पार्ट हम लोग ने देखा था। क्लियर, इसके साथ एक चीज और देखना, ये वाला अनुज जैन वर्सेस एक्सिस बैंक का केस, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस, ड्यूटीज ऑफ आरपीओ और अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन पे सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था। तो लर्न करना है, लर्न मत करना, इसको एक बार रीड आउट कर लेना, रीड करके समझ लेना कि इनका व्यू क्या था, इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। ओके, दैट विल गिव यू अ क्लैरिटी व्हाट दिस। ओके, दूसरा, इस प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन अवॉइडेंस में ये एक पढ़ के चले जाना, ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, कि अगर क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए अगर कोई ट्रांजैक्शन किए गए हैं या ट्रांजैक्शन उस नेचर के हुए हैं जहां पे क्रेडिटर्स पे वैल्यू नहीं रखी जाती, तो इन दैट केस ये अपने आप में एक शॉर्ट नोट के तौर पे भी बन सकता है कि उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ओके, कई बार ऐसा हो जाता है कि यू आर डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स, नॉट कीपिंग द एसेट्स अप टू डेट। तो ओके, देन अनदर फैक्टर जो आपको देख के जाना है एग्जाम्स के हिसाब से, वो ये है सेक्शन 52, सिक्योर क्रेडिटर्स का राइट। एग्जैक्टली, एक सिक्योर क्रेडिटर्स अगर अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्सरसाइज करता है तो किन बातों का ध्यान रखने का। ठीक है, सिक्योर क्रेडिटर्स जब अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्सरसाइज करता है तो डेफिनेटली वो एसेट्स बेचने का भी रखता है, वो अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट में कंट्रीब्यूट भी करेगा, प्लस उसके साथ वो कई चीजें, ऑर्डर्स एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस नेचर में पास करता है, जैसे ओके पास कर सकते हैं, और रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स के हिसाब से वो एसेट्स कैसे रियलाइज किए जाते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे हम लोग ने डिटेल डिस्कशन में ली हुई। और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, सेक्शन 53 का पार्ट। ओके, सो सेक्शन 53 के हिसाब से अगर आपको याद हो, वाटरफॉल अरेंजमेंट आप लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है, डिटेल मैंने मार्किंग करवाई हुई है, डिटेल समझाया हुआ है। वाटरफॉल अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, प्रायोरिटी में किसको पेमेंट्स करनी है, किसको बाद में पेमेंट्स करनी है, और कहाँ पे कैसे पेमेंट होती है। ठीक है, क्लियर, तो सेक्शन 53 के इस पार्ट को भी अच्छे से करके जाना, इट विल बी एक्चुअली हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, सो दैट वे दिस चैप्टर के अंदर ये कुछ पार्ट से जो इंपॉर्टेंट थे। नाउ अब छोटे छोटे पार्ट्स वाले छोटे छोटे चैप्टर्स, जिसमें से एक पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन। अब वॉलंटरी लिक्विडेशन में सबसे अच्छा पार्ट क्या है, अगर कंपनी सॉल्वेंट है, कंपनी में अच्छा खासा है पैसा, लेकिन कंपनी आप चलाना नहीं चाहते, ठीक है, हो सकता है, तो कभी कभी आप वॉलंटरी लिक्विडेशन भी कर सकते हो। तो वॉलंटरी लिक्विडेटर अपॉइंट करना, उसको किस तरह से कंपनी को चलाएगा, कैसे बंद करेगा, और एनसीएलटी का अप्रूवल क्या क्या लेने का है, वो सारी बातें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, अब उस केस में हमने वैसे तो पूरा प्रोसेस स्टडी किया ही हुआ है, मेरे हिसाब से मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि जो पूरा प्रोसेस का स्टडी हम लोग ने लिया था, जस्ट अ मिनट,
पूरे प्रोसेस का स्टडी जो हमने लिया था वो बेसिक चार्ट्स वगैरह के हिसाब से, उसके हिसाब से इसे इस चैप्टर को वहीं पे देख के जाओगे तो रेफर द नोट्स आई वुड रिकमेंड। मैं इसके अंदर आपको मार्किंग्स नहीं दे रहा हूँ, आई वुड रिकमेंड रेफर नोट्स। इसमें अच्छे से हम लोग ने पूरे एक नोट्स को समराइज करके स्टडी किया हुआ है, उसके पूरे प्रोसेस को देखा हुआ है। ओके, वॉलंटरी लिक्विडेशन कैसे होता है, क्या होता है, उस पूरे प्रोसेस को समझा भी हुआ है। सो उतना नोट्स आप करके जाएंगे तो आई श्योर, क्वाइट श्योर, उतना भी काफी हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज देर आर टू मेनी थिंग्स टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, आप बस उतने नोट्स को करके जाइए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। ठीक है, अब उसके बाद डीआरटी सरफाजी का चैप्टर आता है। ये चैप्टर आपको अभिषेक सर ने लिया था। ये चैप्टर आपको अभिषेक सर ने लिया था। आई वुड रिकमेंड यहाँ पे भी रेफर द नोट्स। सर ने जितना नोट्स कवर किया हुआ है, जो जो टॉपिक्स कवर किए, प्लीज स्ट्रिक्टली रेफर टू दैट मच, बिकॉज एग्जाम टाइम पे बहुत सारा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो जितनी चीजें सर ने पूरी कंप्लीट करवाई है, एआरसी कैसे बनता है, एआरसी एसेट्स कैसे टेक ओवर करता है, उसको कैसे लेते हैं, सर्टिफिकेट जनरेट होता है, एक्विजिशन राइट्स होता है, कौन सी चीजें एक्वायरेबल है, कौन सी नॉन एक्वायरेबल है, कैसे डीआरटी में मैटर जाएगा, सरफाजी राइट्स को कैसे एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, बाय द वे आरबीआई की अगर पॉलिसी भी आई है चेंज तो क्या है, प्लस इसके साथ साथ हम किस तरीके से एसेट्स को बेच के कैसे उसके पैसे रियलाइज करते हैं, पूरा डिटेल आउट। ओके, आपने स्ट्रक्चरिंग के तौर पे पूरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, और डीआरटी के राइट्स वगैरह क्या है वो सब भी पढ़ा है, तो प्लीज रेफर दैट मच, दैट विल बी एक्चुअली हेल्पफुल टू यू। ओके, उसको छोड़ के नेक्स्ट चैप्टर इज वाइंडिंग अप ऑफ ट्रिब्यूनल। हाँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ। वाइंडिंग अप ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप के चैप्टर में एज सच ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि अब ये प्रोसेस थोड़ा बैकअप में चला गया है। मतलब पहले कभी होता था कंपनी लॉ का वाइंडिंग अप बहुत बड़ी बात हो गई, अब ये यू कैन से सीआरपी अपनी जगह पे अलग हो चुका है, तो ये प्रोसेस यू कैन से इम्पोर्टेंस के हिसाब से कभी कभी कुछ एक चीजों में आ सकता है। बाकी इसके अंदर ज्यादा कोई इन डेप्थ क्वेश्चनिंग के एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। ओके, सो वाइंडिंग अप के हिसाब से वी वुड से आप ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चेंजेस विच इज ब्रॉट अप बाय बैंक्रप्सी केस। वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, आईबीसी के हिसाब से क्या क्या नए नए चेंजेस डाले गए थे। पहले कभी वाइंडिंग अप बहुत पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन अब वाइंडिंग अप के चैप्टर में बंद करके आईबीसी ने नए नए प्रोविजंस डाल के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नई नई चीजें शुरू कर दी। ओके, दूसरा टॉपिक जो यहाँ पे पढ़ सकते हो, हाँ, ये पढ़ सकते हो, दैट इज कंपनी लिक्विडेटर और उनका अपॉइंटमेंट्स कैसे होता है, और रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स कैसे होता है। एक कंपनी लिक्विडेटर काम क्या करता है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका रिमूवल, उसका रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है। दैट इज अ गुड टॉपिक, शॉर्ट नोट के तौर पे भी आ सकता है, सो प्लीज रीड दैट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आप स्टडी कर सकते हो वो ये पढ़ सकते हो, यस, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स बाय लिक्विडेटर। जब लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू होता है तो लिक्विडेटर से एक रिपोर्ट एक्सपेक्ट की जाती है विद ऑल द पर्टिकुलर्स, सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द लिक्विडेटर। ओके, ओके, देन एक्सपेक्टेड शॉर्ट नोट के तौर पे बोल सकते हैं, दैट इज पावर टू समन्स पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कंपनीज प्रॉपर्टी 299। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कोई पर्सन कंपनी की प्रॉपर्टी को छुपा के बैठा हुआ है या कोई छुपा रहा है,
इसके साथ चाहिए तो सेक्शन 300 भी पढ़ सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ प्रमोटर्स भी। तो अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी छुपा रहा है या बता नहीं रहा है या लिक्विडेटर की नॉलेज में नहीं डाल रहा है, तो उसको समन्स भेज के बुलाया भी जा सकता है, ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं, यहाँ तक अगर चाहिए तो पुलिस को भी भेजा जा सकता है, और प्रमोटर्स डायरेक्टर्स वगैरह से बातचीत की जा सकती है, क्यों, ताकि हमें कंपनी के उन प्रॉपर्टीज और उन डिटेल्स को पता चल सके। सर ये पावर्स तो लिक्विडेटर हम लोग लिक्विडेशन के चैप्टर में भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी लॉ में लिखा है तो फिर आईबीसी भी यूज नहीं कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर। ओके, क्वेश्चन क्या था उसके ऊपर है, ठीक है। एंड यस, इस चीज का याद रखना, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी बाय ट्रिब्यूनल। ठीक, अच्छा, इस चैप्टर के सेक्शन कंपनी लॉ के हिसाब से है, ना कि हमारे आईबीसी के हिसाब से, इस चीज का ध्यान रखना। सो डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल, एक ट्रिब्यूनल कंपनी को डिसॉल्व कर देती है, ओके, जब सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाती है। तो लिक्विडेटर का डिसोल्यूशन करने के तरीकों में इन बातों का ध्यान रखना कि जब लिक्विडेटर सारे एसेट्स बेच पाए तो भी हो सकता है कि कभी कभी सारे एसेट्स नहीं बिक पाए और एसेट्स बिकने के स्टेज में ही नहीं है तो भी लिक्विडेशन आ सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिक्विडेटर को टाइम और चाहिए वाइंड अप करने के लिए, तो एनसीएलटी ही उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकती है, ठीक है। बाकी इस केस में इस चैप्टर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लगती है वो ये है, यस, इंडिया बुल्स फाइनेंस वाला केस, श्रीराम वाला केस, ये एक बार पढ़ के जरूर जाना। और यहाँ पे अमर रेमेडीज का केस है, ये भी पढ़ के जरूर जाना। ये एज सच आई वोंट से इट्स अ फुल फ्लेज केसेस वगैरह आएगा, बट एनसीएलटी का ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा था और ये पूरा पार्ट हमने डिस्कस भी किया था, तो प्लीज पढ़ के जाइएगा। ओके, कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कि जब वाइंडिंग अप चल रहा है तो उस केस में हम क्या चीज अलाउ कर सकते हैं और क्या नहीं। और फॉरेस्ट इंडिया एडलवाइस के केस में बहुत अच्छा जजमेंट आया था। तो क्या वाइंडिंग अप के टाइम पे एनसीएलटी में जब शिफ्टिंग हुई थी तो उस टाइम पे वाइंडिंग अप चलेगा कि क्या चलेगा, उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को यहाँ पे टैकल किया था। वी हैव डन दैट, ठीक है। सो प्लीज रीड दैट टू, ठीक है, फाइन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, स्ट्राइक ऑफ। तो ये तो कई बच्चों को, कुछ लोग तो ओल्ड सिलेबस से थे तो उनको तो पता ही था कि सर स्ट्राइक ऑफ तो इट्स लाइक हम लोग ने ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास ओल्ड सिलेबस के नोट्स है वो भी अच्छा है, हमने भी क्लास से जो नोट्स दिए उतना भी पढ़ के जाएंगे तो भी चलेगा। बाकी स्ट्राइक ऑफ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूं तो स्ट्राइक ऑफ के पूरे लीगल फ्रेमवर्क में दो तरह के फ्रेमवर्क्स होते हैं। इन दोनों फ्रेमवर्क्स को पढ़ के जाना, वेज ऑफ स्ट्राइक ऑफ, ये वाला। एक आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, कंपनी खुद अपना नाम स्ट्राइक ऑफ के लिए एप्लीकेशन डाल सकती है। सो दैट्स वन ऑफ द वे ऑफ स्ट्राइक ऑफ, ओके। सो वन ऑफ द वे ऑफ स्ट्राइक ऑफ, एंड स्ट्राइक ऑफ के अंदर वो एक्सरसाइज किया जा सकता है। फिर एक पॉइंट आता है कि सर कंपनी शेल नॉट मेक एन एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइक ऑफ, ये कब होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वो भी एक पॉइंट था, याद रखने जैसा था, ये वाला पॉइंट, यस। सो कंपनी शेल नॉट मेक एन एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइक ऑफ, ये पॉइंट याद रखना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये भी था। बाकी प्रोसीजर्स फॉर स्ट्राइक ऑफ, यू कैन कॉल द मीटिंग, यू कैन डू द स्ट्राइक ऑफ, वो सब चीजों का, ओके। बाकी स्ट्राइक ऑफ के हिसाब से अगर कुछ और याद रखने का इंपॉर्टेंट बोलूँ तो ये याद रखना, यस, ये इसके लिस्ट ऑफ फॉर्म्स है। आप इसके लिस्ट ऑफ फॉर्म्स से अगर याद रख लोगे तो भी काफी काम हो जाता है। कभी कभी इसके ऊपर फॉर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, सो इनसे स्ट्राइक ऑफ में अंदर क्या क्या चीजें चाहिए रहेगी, तो दैट इज ऑल्सो, ओके। एंड एंड एक्सपेक्ट नहीं हो सकता कि शायद ये भी आ जाए, लेकिन आ सकता है, वो ये है स्ट्राइक ऑफ एलएलपी बाय आरओसी। एलएलपी के स्ट्राइक ऑफ करने का प्रोसेस, बिकॉज कंपनी लॉ के स्ट्राइक ऑफ का प्रोसेस काफी हद तक बच्चे को याद ही रहता है, और वो यू कैन से कंपनी एग्जीक्यूटिव से भी कई लोग को रिलेट कर लेते हैं, लेकिन एलएलपी के बारे में कुछ लोगों को याद नहीं रहता है, कुछ लोग कंफर्ट नहीं आता है, तो ये बात याद रखें। तरीका वही है, नोटिस सर्विस होगा, रिप्लाई देना होगा, रिप्रेजेंटेशन देना होगा, स्ट्राइक ऑफ नेम होगा, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स है, तो वही सारी चीजें, बट
क्योंकि एलएलपी देखते रहे तो हमारा दिमाग घूमने लगता है कि यार ये कुछ अलग है क्या, तो इसको प्लस एक बार पढ़ के जाना। ओके, so with this chapter also got over. Yes, so यहाँ पे आके ऑलमोस्ट हमने सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए। तो सीआरवीआई के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस अटेम्प्ट के हिसाब से। ओके, जरूर देख के जाना, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमने ये इग्नोर कर दिया, वो इग्नोर कर दिया, या हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली लेकिन ये नहीं पढ़ा था। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके मैंने आपको बताए हैं, इन्हें जरूर एक बार जरूर देख के जाना। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि अगर ये आया तो व्हाट एम आई सपोज टू राइट। ओके, एक एक रीडिंग भी रहेगी तो दिमाग के बैकग्राउंड पे एक आइडिया बना रहेगा कि किस तरह से इसके अंदर आगे बढ़ने का है। ओके, क्लियर? सो with this we are done for the। ओके, हाँ, आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो आप पूछ सकते हैं। you have a questions you can surely। कशिश, आई वोंट से चैप्टर्स के ऊपर जाने के लिए, बिकॉज चैप्टर्स आर लेस इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज ड्यूरिंग लास्ट एग्जाम्स डेज। चैप्टर्स के ऊपर कहना मुश्किल है, कहना एक्चुअली मुश्किल है कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड के हिसाब से हमने समझा है वो ये चैप्टर्स हैं कि when you say least important chapters, so I will mark it with this। एक वाइंडिंग अप लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है। ओके, एंड प्री पैकेज थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में चल रहा है, एंड वॉलंटरी लिक्विडेशन जो है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट। ये तीन ही चैप्टर्स में बोल सकता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट एग्जाम के हिसाब से। ओके, बाकी के प्रोसेस के बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चंस काफी हद तक आए हैं, काफी हद तक। ओके, they have been asking quite a good, and DRT सरफाजी ये वो काफी हद तक पूछा हुआ है। ओके, स्ट्राइक ऑफ के भी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है लेकिन क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं बराबर। सो बारिंग दीज थ्री चैप्टर्स, बिकॉज ये फ्लक्चुएट हुए हैं, कई बार जीरो चले गए, कई बार पूछे गए, तो ऐसे। फाइन, व्हाट एल्स यू वांट टू नो? सर, इज मॉड्यूल एंड बेयरक इनफ फॉर IBC? मच मोर देन इनफ कशिश, मच मोर देन इनफ। मॉड्यूल एंड डायरेक्ट आपके लिए बहुत काफी हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आईबीसी इलेक्टिव में कभी कोई केस से आपको लॉ का पार्ट समझ में आ गया, आप सीधा डायरेक्ट से आंसर लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आर दे इनफ? यस, दे आर मच मोर देन इनफ। ओके, एज यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज क्वाइट लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, सो इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है कि जैसे बॉल ऑन रोल, यानी एग्जाम जैसे शुरू हो जाएगा तब आपको लगने लगेगा कि यू आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ टाइम टू रोटेट विद सो मेनी बुक्स। तो स्टिक विद द बुक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड स्टिक विद दिस, ये आपके लिए काफी हो जाएगा। ओके, एंड लिस्ट ऑफ बुक्स मैंने आपको दिया हुआ है, प्लीज कैरी दैट वेल। ठीक है, और सीएसआर के लिए जैसे पहले भी बोला था, वैसे फिलहाल तो सीएसआर का टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी बोला था कि सीएसआर के लिए आप अपने साथ जो सीएसआर की बुक्स हैं और सेटिंग अप की बुक्स, ये सब भी कैरी कर लेना इफ यू हैव दैट नीड्स। ठीक है, एनीथिंग एल्स इफ यू वांट नो? सो आई एम श्योर क्वाइट आप लोगों ने अपनी स्टडीज अच्छे से कर ली है। ओके, सो इफ यू रेड वेल, एक बार प्लीज आप जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कहीं वो छूट तो नहीं गया। ओके, क्लियर? फाइन, सो विद दिस let's wind up for the day. Okay, all the best guys, all the best. I'm really looking forward for a good result from you. I'm sure you will get it.